हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है यूपीएससी 101। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार जल्दी से यार गाइस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए सो दैट एवरीबॉडी कैन कम एंड जॉइन द सेशन। सारे लोग आ सकें और हमारे साथ में जुड़ सकें। चलिए बात करते हैं दोस्तों आज की अपनी इस क्लास की। आज क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज क्या क्या है क्लास के अंदर में, कौन कौन से टॉपिक है, चलिए एक बार देख लेते हैं। बस बात होगी पहले दिसंबर 9, आज 9 दिसंबर है। 9 दिसंबर का करंट अफेयर है हमारे पास। ये 9 दिसंबर 2022 ये करंट अफेयर हमारा इंडियन एक्सप्रेस हो गया, द हिंदू हो गया, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो हो गया, इन सारी जगहों से मैं कवर करता हूँ। प्रयास ये रहता है कि आपको इसके बाहर में कुछ भी और करना ना पड़े। इसके अलावा दोस्तों यूपीएससी सीएससी की जब आप तैयारी कर रहे हो तो ये 4 चैनल है जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। ये चैनल है हमारे ज्योग्राफी 101, यूपीएससी 101, करंट अफेयर 101 और एनसीईआरटी 101। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आई रिक्वेस्ट यू गाइस प्लीज 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 सब्सक्राइब ऑल दीज चैनल्स। साथ ही साथ अगर आप मेरे साथ अनअकैडमी के ऐप पर जुड़ना चाहते हो तो आप मुझे यहाँ पर सुमित कुमार के नाम से क्या कर सकते हो दोस्तों, फॉलो कर सकते हो। एक बार जब आप मुझे फॉलो कर लोगे यहाँ पे, उसके बाद दोस्तों कोई भी क्विज हो आपकी, कभी भी कोई भी स्पेशल क्लास हो या कोई भी प्लस कोर्स हो, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा एंड यू आर एबल टू कनेक्ट विद मी। जब भी आप प्लस कोर्स करते हैं दोस्तों ध्यान रखिएगा, मेरा कोड है सुमित10। सुमित10 आपको यूज़ करना है, इससे मिलेगा आपको 10% डिस्काउंट एंड अश्योर्ड गाइडेंस बाय मी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो आपसे रिक्वेस्ट है ये भी कि प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी आप जुड़ जाइए। चल टेलीग्राम चैनल से भी। आज का जो पहला टॉपिक है हमारे पास वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट। आपको पता है WPS होता है हमारे पास, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट होता है हमारा, 1972 में हम लेके आए थे। तो अभी हमने उसके अंदर कुछ बदलाव किए हैं, तो उसी को हम कह रहे हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022। अमेंडमेंट मतलब होता है सुधार, है ना। तो हमने सुधार किया है। सबसे बड़ा और मोटा सुधार जो है वो ये है, हम चाहते हैं कि हमारे देश की वाइल्ड लाइफ जो है ना वो और ज़्यादा सुरक्षित हो, तो उसके लिए हमने कुछ प्रावधान रखे थे। ये जो बिल था ये दिसंबर 2021 में जो हमारे भूपेंद्र पटेल जो है एनवायरमेंट मिनिस्टर जो है, इन्होंने लोकसभा में रखा था। 2021 की बात कर रहा हूँ, दिसंबर। तो उस समय ये रहा, ठीक है, पार्लियामेंट के जो है फर्स्ट सेशन लोअर हाउस के अंदर, जिसको हम लोकसभा कहते हैं। लोकसभा ने अगस्त 2022 को इसको पास कर दिया। उसके बाद में भी राज्यसभा में आ गया था। अब राज्यसभा ने भी इसको क्या कर दिया है, पारित कर दिया है, ठीक है। तो अब ये अमेंडमेंट जो है ये पास हो गया है, तो नाउ दिस बिकम अ लॉ, ये कानून बन गया है। तो जो हमारे पास बेसिक कानून था हमारा 1972 का, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, उसके अंदर में संशोधन हुआ है। अच्छा, ये संशोधन करने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी है, क्या ज़रूरत थी हमें, क्यों हमने संशोधन किया दोस्तों। देखो, किसी भी चीज़ को जब हम संशोधित करते हैं यानी कि उसमें हम बदलाव कर रहे हैं, और बदलाव की ज़रूरत हमें कब पड़ती है दोस्तों, जब हमें लगे कि कुछ चीज़ें हैं हम प्रोटेक्शन को बेहतर कर सकते हैं, या कुछ कंसर्न हो, कुछ ग्रीवियंसेस हो, तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये जो बिल था दोस्तों, इसके अंदर में सबसे बड़ा जो बदलाव किया गया है वो क्या किया गया है मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला बड़ा बदलाव ये है कि अगर आप देखो तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में 6 शेड्यूल थे। 4 जानवरों के लिए थे, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के लिए थे। एक जो है शेड्यूल 1 वो आपका प्लांट स्पीसीज के लिए था, एंड एक वर्मिन्स के लिए था, ठीक है, जिसको हम 6 शेड्यूल थे इसमें टोटल। तो अब वो 6 शेड्यूल हटा दिए गए हैं यार दोस्तों। अब सिर्फ और सिर्फ 4 शेड्यूल बचेंगे। पहला शेड्यूल, एक शेड्यूल होगा प्लांट के लिए, 2 शेड्यूल होंगे जानवरों के लिए, एक जिनको ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलनी है, एक जिनको कम प्रोटेक्शन है, और जो तीसरा होगा, ठीक है, वो होगा साइट्स के अंदर में जो हमने रखा हुआ है। साइट्स अभी पढ़ा था साइट्स की, अभी COP 19 की बैठक चली थी पनामा के अंदर में। तो हमने जो साइट्स वाले स्पीसीज है ना उनको इंक्लूड करने के लिए एक और यहाँ पर क्या बना दी है, शेड्यूल बना दिया है। तो मतलब ये है कि पुराने जो थे जिसमें हमने जानवरों के में 4 रखे हुए थे, 4 शेड्यूल, उसमें से 2 शेड्यूल गायब कर दिए हमने, ठीक है। साथ साथ जो वर्मिन का जो शेड्यूल था वो भी हमने क्या कर दिया है, गायब कर दिया है। सबसे पहला बदलाव। दूसरा बड़ा बदलाव हमने क्या किया है दोस्तों, हमने ये कहा है कि कंजर्वेशन रिजर्व हमने बनाने की बात की। जैसे कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है या कोई नेशनल पार्क होता है, तो वो ठीक है, उसको तो हम प्रोटेक्ट करते हैं, बट उसके आसपास के क्षेत्र को भी यार डिग्रेडेशन से बचाने की आवश्यकता होती है कि उसका डिग्रेडेशन ना हो जाए, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी का लॉस ना हो। तो उसके लिए भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार को पावर दी गई है कि कोई भी जो नेशनल पार्क है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ना, उसके आसपास के क्षेत्र को हम रिजर्व एरिया या रिजर्व जो है कंजर्वेशन रिजर्व जो है उसके नाम से उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, ताकि उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, ताकि जो ह्यूमन एनक्रोचमेंट है उसको रोका जा सके। ये प्रावधान है।
तीसरा जो है पेनल्टी के ऊपर प्रावधान है कि भाई पेनल्टी जो है वो बढ़ा दी गई है ना। अगर आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का अगर ऑफेंड करते हो, आप अगर ऑफेंडर हो तो पेनल्टी आप पे अब ज़्यादा लगेगी पहले के मुकाबले। इसके अलावा जो हाथी है, तो आपको पता है दोस्तों, हाथी भारत देश के अंदर में रिलीजन से भी जुड़े हुए हैं यार, ठीक है। और क्योंकि हम हाथी को प्रोटेक्ट करते हैं तो इसीलिए कुछ प्रावधान थे, उनमें बदलाव किया गया कि हाथी को जो पूजा है ना, उसके लिए पूजा अर्चना की कुछ चीज़ें जो हैं उसमें आप हाथी का इस्तेमाल आप कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ में कहा है पूजा अर्चना और बाकी की चीज़ों के लिए। अब ये जो बाकी की चीज़ें हैं ये क्लियरली इसमें बताई नहीं गई है, जिसका जो है जयराम रमेश जो है कांग्रेस की तरफ से जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने भी इसको क्या किया है दोस्तों, हाईलाइट किया है कि यार ये जो वेग वर्ड बोला गया है कि बाकी चीज़ों के लिए ये क्या है, ठीक है। तो इसको भी हाईलाइट किया गया। अच्छा, एक रहा है कि अगर मान के चलो किसी भी व्यक्ति के पास में कोई भी वाइल्ड लाइफ जीव है या कोई भी वाइल्ड लाइफ जीव से उत्पादित कोई वस्तु है, तो अगर वो चाहता है उसको सरेंडर करना, ठीक है, तो वो सरेंडर कर सकता है। और सरेंडर करने पे उसको कोई मुआवजा या कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा, बस इतना हो जाएगा कि कल को अगर उसके पास वो पकड़ी जाती तो उसको सज़ा हो जाती है ना, लेकिन अभी वो सज़ा नहीं होगी और वो फिर स्टेट की प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो ये कुछ अलग अलग प्रावधान थे दोस्तों। ये प्रावधान जो है वो आपके पारित हो गए हैं। नाउ इट बिकम्स अ लॉ। अब ये क्या बन गया है दोस्तों, एक कानून बन गया है। तो चलिए इसी को हम पढ़ लेते हैं जल्दी से। जो मैंने अभी बताया है, जो मैंने पढ़ाया है वही इसके अंदर है, ठीक है, जो अभी मैं बताऊंगा। बट ये मैंने इसलिए बताया ताकि आप समझ सको थोड़ा सा। तो राज्यसभा के अंदर में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल जो है इसको पारित कर दिया गया है दोस्तों, अमेंडमेंट को। जीएस पेपर 3 से है आपका एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन रिलेटेड मैटर, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन से संबंधित मुद्दे हैं। मुद्दा है दोस्तों, राज्यसभा ने जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट बिल है 2020 इसको पास कर दिया है। राज्यसभा ने वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 को क्या कर दिया है दोस्तों, पारित कर दिया है। अगर मैं बात करूं तो ये अमेंडमेंट लोकसभा में रखा गया था, कब? लोकसभा ने इसको अगस्त में पास किया था, अगस्त 2022। ये रखा गया था कब? जो हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं उनके द्वारा रखा गया था दोस्तों, ये दिसंबर 2021 के अंदर में। नाउ इट बिकम अ लॉ, ठीक है। ये जो इसका उद्देश्य था, ये हमने जो अमेंडमेंट रखा था, इसका उद्देश्य क्या था? तो कह रहा था बिल सीक्स टू इंक्रीज द स्पीसीज प्रोटेक्शन। हम ये चाहते थे कि हमारे देश के अंदर में जो स्पीसीज हैं जिसको हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत में प्रोटेक्ट करते हैं, तो हम ये चाहते थे उन स्पीसीज का जो प्रोटेक्शन है हम उसको इंक्रीज करें, बढ़ाएं, ठीक है। द बिल सीक्स टू इंक्रीज द स्पीसीज प्रोटेक्शन अंडर द लॉ एंड इंप्लीमेंट द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज। साइट के कुछ कन्वेंशंस थे उनको हम लागू करना चाहते थे और हमने कर भी दिए। अरे हमने साइट्स का एक एक्स्ट्रा वो डाल तो दिया भाई, साइट्स का एक एक्स्ट्रा डाला, अभी मैंने बताया था। तो ये हमारे उद्देश्य थे। तो इस बिल का ऑब्जेक्टिव क्या था कि देश के अंदर में हम ये चाहते थे कि हमारे देश के अंदर में जो स्पीसीज हैं, ठीक है, जिनको हम प्रोटेक्ट करते हैं उनको और अच्छे तरीके से हम प्रोटेक्शन दें। साथ ही साथ में जो हमारी साइट्स के तहत में जो हमारी जो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज, उनके तहत जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको भी आगे बढ़ाएं। तो ये हमारा था, तो हमने कर दिया। अब इसके की फीचर क्या रहे हैं दोस्तों? देखो, सबसे पहला की फीचर क्या है, मैंने बताया था, इस संशोधन के अंदर एक नया शेड्यूल हमने ऐड किया है। पहले कितने शेड्यूल थे दोस्तों? पहले 6 शेड्यूल थे, ठीक है। करंटली इस एक्ट के अंदर कितने थे? 6 शेड्यूल थे, अभी तक हैं भी 6 शेड्यूल थे, ठीक है। किस किस के लिए थे दोस्तों? एक तो था वो प्रोटेक्टेड प्लांट के लिए था, उसके अलावा 4 जो थे वो प्रोटेक्टेड एनिमल के लिए थे और एक वर्मिन स्पीसीज के लिए था, ठीक है। एक किसके लिए था दोस्तों? वर्मिन प्रजातियों के लिए था। 4 जो है वो संरक्षित जानवरों के लिए थे और एक संरक्षित पौधों के लिए था। अब हमने एक और ऐड कर दिया, ठीक है, हमने इसके अंदर में एक और ऐड कर दिया है, ठीक है। अब टोटल संख्या को हमने 4 बना दिया है। अब 4 में कौन कौन से होंगे? हमने इसको 4 बना दिया है। 2 तो हमने रखे हैं प्रोटेक्टेड एनिमल्स के, ठीक है। एक जो है हमने जो वर्मिन वाला था वो हटा दिया, बिल्कुल बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। और एक नया हमने ऐड कर दिया दोस्तों इसके अंदर में, और वो नया किस पे ऐड किया हमने? साइट्स के ऊपर, कि जो जो साइट्स की अपेंडिक्स में जो जो जीव हैं उनको भी हमने यहाँ पे, तो एक नई अपेंडिक्स बनाई है और 3 अपेंडिक्स को हमने गायब कर दिया है। किससे? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, मतलब 3 शेड्यूल गायब कर दिए, एक नया शेड्यूल हमने उसमें ऐड किया है। शेड्यूल मतलब यार सूची है, उसमें पहले 6 सूची थी, लिस्ट थी। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बेसिकली वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए था, प्रोटेक्ट करने के लिए था। तो उसके अंदर में कई सारे प्रावधान थे, 6 अलग अलग सूचियां थी। तो हमने 6 को अब घटा दिया है, ठीक है। हमने 6 को अब कितना बना दिया है? 4। इसमें से क्या किया हमने? 2 जानवरों वाली हटा दी, एक जो थी वो हमारे पास पेड़ों की थी उसको रखा है, वर्मिन वाली को हटा दिया और एक नई ऐड कर दी हमने, किसकी? साइट्स वाली जो अपेंडिक्स की लिस्ट थी उसको हमने एक नए शेड्यूल अनुसूची के रूप में ऐड कर दिया WPS वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर में, ठीक है। साथ साथ इस बिल के अंदर में बोला गया कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ना एक मैनेजमेंट अथॉरिटी और एक साइंटिफिक अथॉरिटी, भाई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है, ठीक है, इसके अंदर में बहुत सारे जीव जंतु होंगे, किसको किस सूची में रखना है उसकी मैनेजमेंट के लिए और एक साइंटिफिक
जो है एक तो मैनेजमेंट अथॉरिटी और एक साइंटिफिक अथॉरिटी, ये दोनों जो है नियुक्त किए जाएं किसके द्वारा, एक सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। The bill also empower central government to regulate and stop the import, trade and possession of invasive plants or species of the alien species। अच्छा, इसके अंदर ये भी है कि मान के चलो कोई बाहर से कोई ऐसा प्लांट या कोई ऐसी स्पीसीज बाहर देश से इंपोर्ट कर रहा है, मंगवा रहा है, जो इन्वेजिव है, मतलब वो भारत के अंदर में फैल सकती है बहुत ज़्यादा, और जो भारत की लोकल डाइवर्सिटी है, लोकल विविधता है, उसको नष्ट कर सकती है, तो उनके ऊपर भी सरकार क्या कर देगी, सीधा सीधा रोक लगा सकती है। भाई ऐसी चीज़ें अब देश के अंदर में नहीं आएगी, तो सरकार के पास में अब ये भी अधिकार आ गया है। तीसरा मैंने बताया दोस्तों कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में, संरक्षण भंडार। मैंने आपको बताया था कि पहले हम क्या करते थे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाते थे, हम नेशनल पार्क बनाते थे, है ना, तो उसकी एक बाउंड्री होती थी, उसको भी हम अलग अलग जोन में डिवाइड करते थे, कोर जोन, ये जोन, वो जोन, ऐसे करते थे। मैंने बताया था आपको कोर जोन, बफर जोन, पढ़ाया हुआ है यार, ऐसा मत करो, इकोलॉजी के अंदर सब पढ़ाया हुआ है मैंने, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो हमारा आउटर बाउंड्री है, सपोज करो हमने कह दिया था ये नेशनल पार्क है, तो इसके आसपास के एरिया को भी, क्योंकि इसको अगर बचाना है तो इसका आसपास का एरिया और प्रोटेक्ट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो उसके लिए बोल दिया गया कि भैया ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी दोनों इस बाहर वाले एरिया को कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में नोटिफाई, संरक्षण भंडार के रूप में नोटिफाई कर सकती है। किसके लिए, अंदर वाले को बचाने के लिए, ठीक है। बाहर वाले को बचाएंगे तब अंदर वाला बचेगा। तो ये भी सरकार ने क्या किया है दोस्तों, कंजर्वेशन रिजर्व, इसमें एक चीज और ऐड की है। दूसरा, सरेंडर ऑफ कैप्टिव एनिमल्स, बंदी पशुओं का समर्पण। मान लो आपके पास में आप बंदे हो, ठीक है, जंगल के आसपास रहते हो, कुछ जंगली जानवर तुमने दबोच रखा है, तो सरेंडर कर दो ले जाके, ठीक है। या कोई जंगली जानवर वाली चीज़ तुम्हारे पास रखी है तो भी जाके सरेंडर कर दो। अभी दे दोगे तो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, ठीक है। ये भूल जाना, कभी सोच रहे हो कुछ मिल जाएगा सर, सरकार कुछ दे देगी, कुछ ना देने वाली है भाई, ठीक है। सरकार ना देने वाली कुछ भी, सरकार देगी तुम्हें गाली मुफ्त, ठीक है। एक सरकार जो है वो एक गाली देगी तुम्हें मुफ्त, ठीक है, बाकी तुम्हें सरकार की तरफ से कुछ ना मिलने वाला। तो जाके बस दे दो। बस ये है कि हाँ, अगर वो पकड़े गए ना आपके पास तो आपके ऊपर में कार्रवाई होगी, बस उस कार्रवाई से आप बढ़ जाओगे अभी, ठीक है। सो आपके ऊपर जो कार्रवाई होने वाली है वो कार्रवाई नहीं होगी, ये आपको थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा दोस्तों, फ़ायदा होगा। अच्छा, आज मैं ये देखना चाहूँगा कि बिना कहे आप क्या लाइक और शेयर करते हो। लाइक तो तुम नहीं करोगे, मुझे पता है, 188 लोग देख रहे हैं, बट लाइक सिर्फ 170 है, क्योंकि तुमने ठान रखी है कि सर जी ये तो हम नहीं करेंगे, 3 तलाक आप कुछ भी कर लो, कह के मर जाओ, हम लाइक नहीं करेंगे। बाकी जिन्होंने कर दिया भाई बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया है वो इसी प्रकार का एटीट्यूड बनाए रखें, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है लाइक करने से। आपको लाइक करोगे तो भी कुछ नहीं होना, अप्रिशिएशन करने वाली आपकी हमारी आदत है नहीं सर, ठीक है। तो हम क्यों लाइक करें, पैसे कट जाते हैं हमारी जेब से, तो आप ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बिल्कुल भी आपसे इस बात पे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँगा, ठीक है। करना है तो आप कर देना, इच्छा करे तो, नहीं तो मत करना। बाकी जिन्होंने कर दिया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है भाई। इसके बाद है हाथी। हाथी के ऊपर विशेष बात रही, क्योंकि देखो हाथी की हम पूजा वूजा करते हैं। गणेश जी जो है, गणेश जी का गणेश जी का अवतार, या गणेश जी को और हाथी को हम एक साथ मतलब ऐसे पूजते हैं ना हाथी को भी, ठीक है, क्योंकि हाथी का जो मुंह है वही गणेश जी का मुंह है। तो इसीलिए भी दोस्तों हम कई पूजा अर्चना के लिए हाथी का इस्तेमाल करते थे, तो पहले बंद था, लेकिन अभी बोल दिया कि ठीक है, आप किसी रिलीजियस पर्पज़ के लिए आप हाथी का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अब इसमें देखो एक चीज़ और ऐड कर दी, अदर पर्पज़। ये अदर पर्पज़ क्या है, यही बम फट गया। अदर पर्पज़ कौन से अदर पर्पज़ और क्या करवाना है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है यहाँ पे डिबेट भी हुआ, कंसर्न भी है, इसी पे चिंता भी रही है। पेनल्टी एंड फाइन की बात कर रहे हैं दोस्तों। पेनल्टी और फाइन पहले से बढ़ा दिए। अगर आप जनरल वायलेशन करते हैं ठीक ठाक नॉर्मल सा, तो मैक्सिमम आपको जो फाइन है वो 25,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक लगेगा। लेकिन अगर आप स्पेशली प्रोटेक्टेड जानवर के साथ में कोई छेड़छाड़ करते हैं तो मिनिमम फाइन जो है वो 10,000 है, और इसको जो मिनिमम फाइन 10,000 था इसको बढ़ा के अब क्या कर दिया है दोस्तों 25,000। इन केस ऑफ स्पेशली प्रोटेक्टेड एनिमल द मिनिमम फाइन ऑफ रेस 10,000 हैज बीन एनहांस्ड टू 25,000, ठीक है। फॉर जनरल वायलेशन द मैक्सिमम फाइन इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 25,000 टू द 1 लाख रुपीज। समझ में ही नहीं आया यार क्या बोल दिया, ठीक है, मतलब फाइन बढ़ गया, पेनल्टी बढ़ गई है। अब ये देख लेना। अब सर इसमें कंसर्न है, चिंता है कुछ। इसमें चिंता क्या है, कई दिन से मैं बात कर रहा हूँ ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। इसमें मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की 1% जिक्र नहीं किया है इसमें पूरे बिल में। अभी अब बिल रख रहे थे हम, पास करवा रहे थे, तो लगे हाथ तो और भी कुछ प्रावधान है भाई, उनको भी पास करवा दो। अब इतना खर्चा हो ही गया तो एक चिप्स भी ले ही लो। देखी ना वो पिक्चर, राजपाल यादव बड़ी कह रहे थे मालिक अगर इतना खर्चा हो गया तो एक चिप्स भी ले ही लो। और जब इतनी बातचीत चल रही थी, इतनी तो ठीक है, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को भी एड्रेस कर लेते।
जो हमारे इको सेंसिटिव जोन है, ठीक है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, जो इको सेंसिटिव जोन, उससे संबंधित भी कोई रूल इसमें बना ही लेते, है ना। तो इन चीजों को बिल्कुल भी एड्रेस इसके अंदर नहीं किया गया है। अब जो हाथी के लिए कहा है ना अदर पर्पस, पूजा और रिलीजियस और अदर पर्पस, अब इस अदर पर्पस पे कहा है कि अदर पर्पस क्या है, ये अन्य उद्देश्य क्या है, ये स्पष्ट करो, ठीक है। कई बार चीजें ऐसी होती हैं कि किसी पर्टिकुलर उसमें ना हाथी का, जैसे हाथी का बोल दिया अदर पर्पस, अब उसका इस्तेमाल किया जा सकता है वो किसी कमर्शियल एक्टिविटी के लिए, हाथी का ना हो सकता है किसी अदर पर्पस लिख दिया तो हो सकता है किसी कमर्शियल एक्टिविटी में उसका इस्तेमाल हो जाए, तो इसलिए बोला है कि अदर पर्पस जो है वो क्या है, गलत है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई दोस्तों। इसके अलावा ये भी बोला है, देखो यार जो लिस्टिंग करनी है ना हमने, अब हमने पहले 6 अनुसूची थी, अब हमें 4 में करना है, तो वो सीधी सी बात है हमें लिस्टिंग करनी पड़ेगी कि ये जानवर यहाँ रखें, इस जानवर को इसमें रखेंगे, इस जानवर को इसमें। तो कह रहा है यार ये जानवर तो आप रख लोगे, पर इस लिस्टिंग के लिए ना आपके पास में प्रॉपर साइंटिस्ट होने चाहिए, प्रॉपर बॉटनिस्ट होने चाहिए आपके पास, ठीक है, बायोलॉजिस्ट होने चाहिए। इनकी बहुत तंगी चल रही है देश के अंदर, बहुत कड़की चल रही है, महंगाई इतनी है ना कि हमारे देश के अंदर साइंटिस्ट, बॉटनिस्ट और बायोलॉजिस्ट अभी है नहीं पर्याप्त मात्रा में सरकार के पास। तो कह रहा है कि इनका भी ज़्यादा से ज़्यादा हमें इनको लाना पड़ेगा, ठीक है, शामिल करना पड़ेगा इस सिस्टम में, ताकि जल्द से जल्द जो है ये क्या हो सके, इसको हम आगे बढ़ा सकें। तो अगर ये बात समझ में आई ना तो कमेंट बॉक्स में एक बार से लिख दो हाय हाय मिर्ची, उफ उफ मिर्ची, एक बार जल्दी से लिख दो कमेंट बॉक्स में सारे के सारे बच्चे, अगर मेरी बात आप तक पहुंच गई है तो, अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है तो एक बार बता देंगे कमेंट बॉक्स में। ओके की रिपोर्ट भी आप यहाँ पे कर दोगे, ठीक है, चाहो तो आप ओके की रिपोर्ट भी कर सकते हो सारे के सारे बच्चे। सर हाथी का जुलूस निकाल देंगे अब ये, हाँ वही बात है ना, इसीलिए तो इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है भाई। अच्छा अब देखो दोस्तों, ये तो हमने पढ़ा दिया, अब रिलेटेड सर्च है, कुछ आपको भी पढ़ना है। देखो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 19, कुछ नहीं करना तुम्हें, इसको यूं का यूं यूट्यूब पे डाल दो, इसको यूं का यूं यूट्यूब पे डाल दो और बस ये लिख देना बाय सुमित सर, ठीक है, बाय सुमित सर, छोड़ो सुमित राठी लिख देना। सर्वर कहाँ इज्जत दे रहे हो तुम इतनी, आज वो कहाँ जमाना है कि इज्जत मिलेगी हमें, ठीक है, वो होता था कभी गुरुओं को इज्जत मिलती थी, ठीक है। तो ये कर लेना, मिल जाएगा आपको, आ जाएगा। साइट्स मैंने यार थोड़े दिन पहले ही पढ़ा था, साइट्स में 3 अपेंडिक्स होती है, अभी कॉप की बैठक हुई थी, है ना, इसीलिए साइट्स को भी, पीछे के नोट्स देखो, अपने पीडीएफ देखो, साइट्स के बारे में मैंने कराया हुआ है। अच्छा दोस्तों, करंट अफेयर तुम पढ़ तो रहे हो, सारी चीज़ ठीक है ना, पढ़ भी रहे हो, चलो 1 घंटा आगे पीछे हो जा रहा है। अभी यार दोस्तों कुछ और सोचा जा रहा है, टाइम ना सेट नहीं हो रहा, अभी बाकी 2-3 लोग और भी आ गए, उनका भी टाइम सेट है, तो 3 दिन से ना बड़ा दिमाग खराब है मेरा। आज हमने कोर्स लॉन्च करना था, ठीक है, आज हमने पढ़ाना शुरू करना था, बट हमारे थंबनेल वगैरह बने नहीं, टाइमिंग नहीं बैठ रहा यार। तो मैं सोच रहा हूँ ये मॉर्निंग करंट अफेयर, हम ये जो करंट अफेयर है ना 7 बजे ले जाऊँ, सुबह 7 बजे मेरी बैंड बजेगी, मुझे पता है, ठीक है, मेरी तो बैंड बजेगी, क्योंकि सुबह 7 बजे का मतलब है कि मुझे रात को 3 बजे से उठ के काम करना पड़ेगा, सुबह मतलब 3 बजे। तो फिर मैं सारी क्लास में अपनी मॉर्निंग में ही शिफ्ट करूँगा ज़्यादातर, ताकि इवनिंग में यार रात में आराम से बढ़िया टाइम से मैं सो सकूं। तो मैं सोच रहा हूं, ठीक है, मे बी फ्रॉम द मंडे यू विल सी अ न्यू टाइम टेबल, है ना। तो उसमें सुबह 7 बजे ये आ जाएगा, 9 बजे अपना द हिंदू करेंगे, पर द हिंदू इस बार सिर्फ एडिटोरियल नहीं होगा, पूरा द हिंदू हम करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये 11 बजे तक, 10:30 बजे तक ये चलेगा। 11 बजे तक मैं सोच रहा हूँ, 11 बजे के आसपास फिर हम एक एनसीईआरटी का या जीसी लियोन जो किताब है हमारी, उसका मैं सेशन रखूँगा, 1 सेशन, ठीक है, पर डे, है ना। तो ये हमारा होगा। बाद में फिर ऐसे ही पंकज सर कराएंगे अपनी, ठीक है, लक्ष्मीकांत, और साथ साथ में वो एनसीईआरटी। उसके बाद में अमजद सर रात में पढ़ाएंगे एक ये। तो ये क्लासेस हमारी ऐसे करके ना चलती रहेगी, तो वो पता चल जाएगा, आपको बता देंगे, ठीक है। थोड़ा सा यार वो चल रहा है अभी, मतलब एक एक्सपेरिमेंटेशन वाला फेज चल रहा है कि किस टाइम पे की जाए, किस टाइम पे की जाए, है ना। तो वो वाली बात है, तो आपको बता देंगे। बट ये जो चीज़ है ना, आप ये सोचो जैसे मैं कर रहा हूँ ना, आप भी समझा करो। आप पढ़ भी रहे हो, आपके पास में पीपीटी का भंडार भी बहुत है, मुझे पता है, लेकिन क्या आप उस पीपीटी के भंडार को सॉर्ट आउट कर पा रहे हो? जब मैं बोलता हूँ कि साइट्स मैंने थोड़े दिन पहले पढ़ाया था, तो तुरंत आपके पास ना उसकी एक्सेस होनी चाहिए। अब यूं नहीं कि तुम पीपीटी उठा के देख रहे हो यार कहाँ था कहाँ था कहाँ था। अगर ऐसा लग रहा है तो आप अपने नोट्स बना लिया करो डेली, ठीक है, लेकिन ये करना पड़ेगा दोस्तों। हर बार आप पीपीटी में नहीं जा सकते, मुझे पता है वो पीपीटी कभी खुलती नहीं है किसी की भी। आप प्रीलिम्स में सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं? देखो यार, इस साल ना 3 महत्वपूर्ण कॉप की बैठक हुई है। एक तो बैठक हुई है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, यानी कि CBD कॉप 15 अभी चल रही है मॉन्ट्रियल के अंदर में, ठीक है, कनाडा। दूसरा है भाई साइट्स की कॉप 19, ये पनामा के अंदर हुई थी। और तीसरी थी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की, जो कॉप 27 की बैठक हुई थी। 3 बैठक हो रही भाई, इनकी आउटकम तो जरूर आएगी। एक पे तो सवाल आएगा, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण है ना, ये आएगा ही आएगा, क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स में।
ठीक है। उसके अलावा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल था ये क्या था और इसके महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है, किस किस चीजों में हमने बदलाव किया है, ऐसा सवाल आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। सर आपसे ज्योग्राफी पढ़ना था, अच्छा पढ़ा था, ठीक है, याद रहेगा ना। अभी देखो यार, आप ज्योग्राफी पढ़ते हो, आप एनवायरनमेंट भी पढ़ के देखो, पता नहीं तुम्हें इंटरेस्ट कम आता है शायद। मैं जो सब्जेक्ट पढ़ा दूंगा ना, ठीक है, बस मेरे पास समय की यार थोड़ी सी किल्लत हो जाती है। आप देखो यार, ये 2 करंट अफेयर के सेशन ना बहुत बड़े हो जाते हैं मेरे लिए, ठीक है, मैं ही कराता हूँ, कोई और मदद करने वाला है नहीं, ठीक है। तो इस चक्कर में ना बस थोड़ी सी आफत हो जाती है, नहीं तो मैं जो तुम्हें पढ़ाऊँ ना तुम जिंदगी में ना भूल लो। ज्योग्राफी छोड़ो, सारी चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको बस इससे, लेकिन ये डिमांड मत करने लग जाना कि सर करा दो करा दो भाई, समय नहीं है सच्ची में यार। मैं सब कुछ नष्ट सा हो गया है, सुबह से शाम तक मैं ऐसे ही लगा रहता हूँ, काम काम काम। थोड़े दिनों लगने लग गया कि मैं पता नहीं भूत हूँ क्या हूँ, दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, है ना। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। चलिए पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये एक सवाल है जो यूपीएससी सीएससी में 2020 प्रीलिम्स में आया था, ठीक है। दिस क्वेश्चंस वाज आस्क्ड इन द प्रीलिम्स 2020। बताइए इसका सही जवाब क्या बता सकते हैं मुझको। So if the particular plant species is placed under the Schedule 6 of the Wildlife Protection Act 1972, what is the implications? है ना, कह रहा कि यदि एक पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज को आप शेड्यूल 6 में उठा के रख देते हो तो इसका मतलब क्या होगा। अब तो खैर हट गया है, अब तो 6 की जगह कितने हो गए हैं, 4। ये आता है दोस्तों ऐसा सवाल, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये जो शेड्यूल वगैरह है ना, आपको मजा नहीं आता। आपको देखो मजा क्या होता है कि कोई पॉलिटिकल न्यूज आ जाए, जैसे अगला टॉपिक होगा डीएम के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, बड़ा मजा आएगा। किसी गिरफ्तारी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, पॉलिटी से संबंधित चीजों में तुम्हें मजा आता है, मैंने पर्सनली देखा है। लेकिन जब बात आती है, जहां बात आती है एनवायरनमेंट की, आप थोड़ा सा हट जाते हो पीछे। पहली बात तो ये एनवायरनमेंट के टॉपिक आपको कोई कराता ही नहीं है, कितने भी आप देख लो करंट अफेयर के। आप इकोनॉमिक्स देख लो, पॉलिटी देख लोगे, इकोनॉमिक्स देख लोगे, इकोनॉमिक्स तुम्हारी कमजोर है, ठीक है। ज्योग्राफी, इसमें एनवायरनमेंट के टॉपिक तुम पढ़ते नहीं हो, और उसके अलावा बचा ही पॉलिटी के आसपास तुम घूमते रहते हो, ठीक है। तो इसीलिए ना दोस्तों आपको ज़रूरी है थोड़ा सा अप्रोच में चेंज करने की, ठीक है। हाँ, तो बताइए इसमें। अच्छा दोस्तों, जल्दी हम वहाँ आने वाले हैं, ठीक है। अनअकैडमी का जो सेंटर है उस पर हम आने वाले हैं, मैं ही आऊँगा, हम क्या मतलब मैं आने वाला हूँ। तो जिन बच्चों को मिलना है, बातचीत करनी है, कुछ फेस टू फेस गाइडेंस चाहिए, तुम गाइडेंस की बड़ी डिमांड करते हो, तो आप आ सकते हो, जो दिल्ली ओल्ड राजेंद्र नगर के आसपास रहते हैं, ठीक है। जल्दी आने वाला हूँ, 1-2 दिन के अंदर ही। तो आप लोग जो भी, जिसको भी कुछ पूछना हो, कुछ बातचीत करनी हो, तो आप लोग आ सकते हो वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या था, अगर आप शेड्यूल 6 में रख देते हो तो उसका फिर लाइसेंस मिल जाता है आपको, फिर आप उसको अपने उगा सकते हो, ठीक है। ऐसा प्लांट होता है, उसके फिर लाइसेंस मिल जाता है, फिर उसको लाइसेंस के साथ उगा सकते हो। अगला टॉपिक है दोस्तों डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स रोल। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिसको हम बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको बोलते हैं, डीएम, डीसी, अरे यही तो ड्रीम जॉब है सर हमारी, यही तो हम बनना चाहते हैं, इसीलिए तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, यही तो है, इसके बिना जिंदगी में कुछ है ही नहीं हमारी में। तो बस दोस्तों मैं उसे ही बात कर रहा हूँ आपसे कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो रोल है, अब उसमें थोड़ा बदलाव की आवश्यकता है भाई, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है ये 1778 में वॉरेन हेस्टिंग ने ये पोस्ट को आविष्कार किया था, इसका उन्होंने बनाया था। इंडिया में मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन जो अंग्रेजी लेके आए थे, इंडिया में तो पहले राजा महाराजा, मंत्री संतरी, दरबारी, ये सब ऐसे शब्द होते थे। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट विस्ट्रिक्ट, सब मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन जो है, आधुनिक जो हमारे पास प्रशासन की जो टर्म्स है जितनी भी, वो सब कॉलोनियल हैं हमारे देश के अंदर, है ना। वो डीएम डीसी जो जब से चला रहा, तब से चला आ रहा था, उसको कुछ विशेष पावर दी गई थी, डीसी या डीएम कह दो, ठीक है। एक तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्री जो होती है, इसका हेड होता है, तो लॉ एंड ऑर्डर के जितने भी मामले होते हैं वो डीएम के अंडर आते हैं। हालांकि अभी, पहले ऐसा था कि जो पुलिस थी वो डीएम के अंडर आती थी सीधा, ठीक है। लेकिन आजकल क्या हो गया है दोस्तों, कई राज्यों ने इसमें बदलाव कर दिए हैं, ठीक है, इसमें चेंज कर दिया, और अब जो है वो कलेक्टर या डीएम के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं आती, लॉ एंड ऑर्डर उसके अंडर में नहीं आता अभी, ठीक है। दूसरी बात क्या है दोस्तों, वो जो लैंड रेवेन्यू है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इसलिए बोलते थे, उस समय तो अंग्रेज लोग टैक्स वसूल करते थे हमसे, लेकिन आज अगर देखें तो आपकी जमीन जायदाद के ऊपर में कोई टैक्स नहीं है। जैसे खेती करते हो, खेती पे लैंड के ऊपर अब जनरली कोई टैक्स नहीं है, होगा किसी बहुत राज्य में थोड़ा बहुत, लेकिन यूजुअली, क्योंकि इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल स्टेट, हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है अब वो ऐसा है कि अगर हम टैक्स लगा देंगे ना भाई, ठीक है, तो किसान वोट नहीं देनेगा, ठीक है। तो इसी चक्कर में भाई जमीन के ऊपर तो अब टैक्स वैक्स कुछ है नहीं। तो जो कलेक्टर का फंक्शन था,
ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, कलेक्टर तो मतलब आप समझो खत्म हो गया। कलेक्टर वो इसलिए था क्योंकि जो लैंड रेवेन्यू था वो कलेक्ट करता था। लेकिन हाँ, आज के टाइम पे अगर आप बात करोगे तो हम कह सकते हैं कि वो चीफ लैंड रेवेन्यू कलेक्टर भी है, पहली बात। दूसरा वो क्या है दोस्तों, वो लैंड मैनेजमेंट कभी करता है, पूरा जो लैंड का है, ठीक है, मैनेजमेंट भी देखता है। और अगर लैंड रेवेन्यू से अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसको भी वही सुनता है, ठीक है। दूसरा मैंने बता दिया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्री का हेड होता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्री का हेड होता है। लॉ एंड ऑर्डर उसी के अंडर में आता है। बंदूक बनवानी हो, लाइसेंस बनवाना हो तो आपको जो है डीएम के पास से ही अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक है। डीएम ही आपको अप्रूवल देता है। लाइसेंस अगर किसी चीज़ के लिए चाहिए बंदूक के अलावा तो भी वो उसी के द्वारा दिया जाता है ना। कई सारे ऐसे इमरजेंसी की सिचुएशन होती है कि भाई डिस्ट्रिक्ट में दंगा हो गया, तो दंगे के टाइम पे जो फोर्स डिप्लॉय करने की पावर होती है वो भी इसी के अंदर पास में होती है। पॉलिटिकल सिस्टम और एग्जीक्यूटिव के बीच में एक लिंक का काम करता है, ठीक है, दोनों को एक साथ लेके आता है। उस राज्य के अंदर में जितने भी पीपल रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है, जो लोगों के प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी वो, उनके बीच में भी वो एक कनेक्शन का क्या करता है दोस्तों, काम करता है। डिस्ट्रिक्ट का पहला डेवलपमेंट ऑफिसर भी कौन होता है दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, है ना। अब ये सारी चीज है, ठीक है। अब देखो अलग अलग राज्य के अंदर में ना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अलग अलग नाम हैं। आप देखोगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अलग अलग नाम हैं, उनको अलग अलग काम भी दिए जाते हैं, फंक्शंस अलग अलग हैं। अब डीसी बनता कौन है दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है, ऑलरेडी सर्विसेज से जाते हैं, आईएएस जो बनता है वही डीएम बनता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनता है, डीसी बनता है। तो यार एक तो बड़ी दिक्कत क्या है कि सुधार इसीलिए चाहिए क्योंकि हर राज्य में अलग अलग नाम है, अलग अलग काम है। अब कोई ऐसी सर्विस है जो ऑल इंडिया बेस है तो सबके काम भी सेम होने चाहिए ना, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। अब आईपीएस है तो सबका सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए ना, सेम काम। लेकिन डीएम के केस में ऐसा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात क्या है दोस्तों, दूसरी बात ये है कि यार एक तो कॉलोनियल सिस्टम है यार, अंग्रेजों के टाइम से है, तो हमें भी थोड़ा सा इसको बदलाव करने की आवश्यकता है, तब से हमने इसको बदला नहीं है, दूसरी बात। तीसरी बात क्या है दोस्तों, हमारे आर्टिकल 50 डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर में नीति निर्देशक सिद्धांत में साफ साफ लिखी है कि हमें प्रयास करना चाहिए संविधान के माध्यम से कि हम एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों को सेपरेट रखें, मिक्स ना करें। तो वहां से भी है। तीसरा है दोस्तों पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम और लोकल गवर्नमेंट आजकल इवॉल्व हो गई हैं। तो जो डीसी है ना, डीसी का जो काम है अब वो बहुत रोल जो है ना वो बहुत कम हो गया है कि लोकल लेवल पे अब लोकल पंचायत आ गई है। तो पहले डीसी बेसिकली डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर में प्लान और प्रोग्रामिंग को मैनेज करता था, लेकिन अब पीआरआई आ गई, पंचायत राज एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब कहना है कि भाई पीआरआई को ज़्यादा, पंचायती राज को, पंचायतों को ज़्यादा अधिकार होने चाहिए, ठीक है। तो डीसी को सिर्फ फैसिलिटेटर का रोल देना चाहिए, रेगुलेटर फैसिलिटेटर का रोल देना चाहिए। तो ये भी एक बड़ा सवाल है। तो इनकी वजह से कहा जा रहा है कि जो डीसी के रोल हैं पहले में और अब में, उसमें बदलाव की सख्त जरूरत है। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? समझ में आया तो एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखोगे ओके की रिपोर्ट है। एक बार जल्दी से वीडियो लाइक और शेयर कर दो यार। जिन्होंने समझ लिया वो लाइक करेंगे, जिन्होंने नहीं किया है, जिनको समझ नहीं आया वो भी लाइक करेंगे, ठीक है। जिन्होंने कर दिया बहुत बहुत धन्यवाद। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रोल और अभी इसमें बदलाव की आवश्यकता है। ये पहली बात तो किसने लिखा है, ये इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ था। सीक टू डीकॉलोनाइज व्हाई वी नीड टू रिस्ट्रक्चर द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रोल, कि भाई हमें क्यों जरूरत है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रोल की। अच्छा, ये जो है यहां से देखो आपका सीधे सी बात है, यहां से इंटरव्यू में भी क्वेश्चन बन सकता है, यहां से आपको मेंस में भी सवाल पूछा जा सकता है ना। तो विवेक देब्रॉय राइट्स मेनी पॉलिसीज आर नाउ बीइंग यूनिफाइड थ्रू आउट द इंडिया, शुडंट द फंक्शंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑल्सो भी यूनिफाइड एंड स्टैंडर्डाइज्ड। देखो भारत के अंदर में बहुत सारी चीजों को हमने इकट्ठा करके स्टैंडर्डाइज कर दिया है। तो क्या आपको नहीं लगता कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का भी जो काम है वो पूरे देश में समान तरीके का होना चाहिए, एक टाइप का काम होना चाहिए ना। तो ये बात जो है विवेक देब्रॉय ने जो है ये भी कहते हैं। और जो हमारा सेकंड एआरसी है, ठीक है, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, उसके अंदर में भी बात की गई है कि क्योंकि पीआरआई आ गए हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आ गए हैं, तो हमें उनको ज्यादा पावर देनी चाहिए। तो उसके संबंध में जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का रोल है, डीसी का जो रोल है, वो हमें बदलाव करने की उसमें आवश्यकता है। जीएस पेपर 2 से संबंधित है दोस्तों, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, पॉलिटी और गवर्नेंस से संबंधित है, जीएस पेपर 2 का भाग है। विधि सेंटर है, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, उन्होंने किताब लिखी है जिसका नाम है फ्रॉम रूल बाय लॉ टू रूल ऑफ लॉ, ठीक है, इन्होंने किताब लिखी है।
सब टाइटल है इसका, उसमें लिखा है इसने 25 रिफॉर्म टू डीकोलोनाइज इंडियाज लीगल सिस्टम। तो इस किताब के अंदर एक सब टाइटल है कि 25 रिफॉर्म्स विच आर नीडेड टू डीकोलोनाइज इंडियाज लीगल सिस्टम, तो उसकी ये बात कर रहा है। तो सबसे पहली बात करते हैं डीएम और डीसी के बारे में। दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया, वॉरेन हेस्टिंग्स साहब जो थे उन्होंने 1772 के अंदर में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जो पोजीशन थी वो बनाई थी। उन्होंने कहा था कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होगा वो देश के अंदर में हेड ऑफ लैंड एंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का क्या होगा, हेड होगा। उस समय जरूरत थी भाई, अरे अंग्रेज लोग हमसे कर वसूलते थे, तो जब वो कर वसूलते थे, ठीक है, तो उसके लिए उनको चाहिए था। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर में जो आपका लैंड और रेवेन्यू जो होता था वही बेसिकली इसका काम होता था। ठीक है, ठीक है ना। तो ये वाली बात है। अरे पावर कम कहाँ हो रही है, गधे हो गया तुम, कहाँ पावर कम हो रही है भाई, कौन पावर कम कर रहा है डीएम की। अरे डीएम एक मतलब तुम यार आईएएस बन के डीएम ही बनना चाहते हो क्या बस। अरे डीएम तो तुम शुरुआत में ही बन जाओगे अगर बने तो तुम, ठीक है। सेक्रेटरी सोचो यार, सेक्रेटरी बनना है तुम्हें सरकार का, सचिव, ठीक है, सचिव लेवल पे जाना होता है, वो होती है ड्रीम पोस्ट, जहां भारत के लिए पॉलिसी बनाओगे या राज्य के लिए पॉलिसी बनाओगे। डीएम पे ही अटके पड़े हो तुम तो यार। डीएम में डिस्ट्रिक्ट रहेगा, स्टेट में सेक्रेटरी बनोगे, स्टेट कंट्रोल में आएगा, ठीक है, स्टेट के लिए काम, कंट्रोल नहीं, स्टेट पे काम करोगे। और जब नेशनल लेवल पे सेक्रेटरी बनोगे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, तो सेंट्रल पूरे भारत के लिए पॉलिसी बनाओगे। वहां की सोचो ना, कहाँ डीएम पे अटक गए हो तुम, ठीक है। तो डीएम मैंने बताया 1772 के अंदर वॉरेन हेस्टिंग्स साहब ने जो है इन्होंने क्रिएट किया था। इन्होंने कहा था कि भाई जो डीएम होगा वो हेड ऑफ द लैंड एंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का वो क्या होगा, मुखिया होगा। इसकी कुछ पावर है, अब ये मैंने बताया था, ये फंक्शन और पावर है, ध्यान से समझना। पहला कह रहा है इज द चीफ रेवेन्यू ऑफिसर। रेवेन्यू ऑफिसर होता है मुख्य राजस्व अधिकारी होता है। मैनेजर ऑफ लैंड, ठीक है, मैनेजर ऑफ लैंड मतलब भूमि का प्रबंधक भी होता है। एंड रेवेन्यू लैंड डिस्प्यूट, और अगर राजस्व भूमि विवाद का निर्णय जो कोई मतलब आता है, राजस्व भूमि राजस्व संबंधी कोई विवाद आता है तो उसमें भी यही निर्णय लेता है। दूसरा कह रहा है ही इज द हेड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ही इज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेसी एंड ओवरऑल सुपरविजन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। भाई राज्य के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो पूरी लॉ एंड ऑर्डर की ओवरऑल सिचुएशन है उसको यही देखता है, संभालता है। सिक्योरिटी एंड पॉलिसी मैटर, पुलिस मैटर, जो पुलिस से संबंधित मामला है, ठीक है, वह कानून और व्यवस्था, सुरक्षा और पुलिस मामले, लाइसेंसेस और नियामक प्राधिकरण जैसे शस्त्र नियमन अधिनियम, चुनाव का संचालन, आपदा प्रबंधन, सार्वजनिक सेवा वितरण और मुख्य सूचना और शिकायत निवारण अधिकारी, ये सारे काम इसके अंडर में आते हैं, ठीक है। लाइसेंसिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसके अलावा कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, डिजास्टर मैनेजमेंट, पब्लिक सर्विस डिलीवरी, चीफ इंफॉर्मेशन एंड ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर, तो ये काम होता है दोस्तों इसका, ठीक है। तो इज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स एंड सुपरवाइज द लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन इन द डिस्ट्रिक्ट। फर्स्ट लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के रूप में काम करता है, ये इलेक्शन कंडक्ट कराता है, ठीक है, फ्री एंड फेयर, तो जो उसके डिस्ट्रिक्ट में काम होता है उसी का होता है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है। पब्लिक सर्विस डिलीवरी, जो सरकार अलग अलग सेवाएं देती है ना, तो डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही उन चीजों के लिए जिम्मेदार होता है। ही इज द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, दोस्तों वह जिला का विकास अधिकारी भी होता है। इज द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, जो जिला है हमारा उसका विकास अधिकारी भी यही होता है। ही कोऑर्डिनेट बिटवीन डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी, जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी के आपस में जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं ना, जो लोगों को, सिटीजन को अलग अलग सर्विस या सुविधाएं या सेवाएं प्रदान करते हैं, तो ये उसके लिए भी कोऑर्डिनेट करता है। ही इज ऑल्सो चीफ इंफॉर्मेशन एंड ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर, वह मुख्य सूचना एवं शिकायत निवारण अधिकारी होता है। ही ऑल्सो एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन द पॉलिटिकल एंड एग्जीक्यूटिव, दोस्तों वह राजनीतिक और कार्यकारी के बीच में, जो हमारे राजनेता है और जो हमारा कार्यकारी है उनके बीच में एक इंटरफेस का भी क्या करता है दोस्तों, ये काम करता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो बात हो रही है सर नीड टू रिस्ट्रक्चर, इस पुनर्गठन की आवश्यकता क्यों है। देखो सबसे पहली बात तो क्या है कि इंडिया का लीगल सिस्टम यार ये कॉलोनियल अथॉरिटी पे है, ठीक है। पूरा का पूरा आधुनिक संविधान जो है होने के बावजूद भारत के अंदर में आज भी जो कानूनी प्रणाली है वो औपनिवेशिक सत्तावादी है, ठीक है, मतलब अंग्रेजों के टाइम की चल रही है। जो नेम और पोजीशन है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की दोस्तों, ये प्लेस टू प्लेस अलग अलग है। कंट्री के अंदर में अलग अलग जाओगे तो इसका नाम भी अलग है और इसका रोल भी अलग है। अब एक ऐसी चीज जो यार आईएएस बनता है, ठीक है, आईएएस बनने के बाद उसको डीसी बनाया जाता है। अब आईएएस मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, तो पूरे इंडिया के लेवल पे सेम होनी चाहिए ना। तो दूसरा ये आर्ग्यूमेंट है कि इसमें बदलाव की जरूरत है, ठीक है।
तीसरा कह रहा है कि जब यार हमने कॉन्स्टिट्यूशनली हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बना दिए, हमने म्युनिसिपल बॉडीज बना दी, ठीक है, तो अब नेसेसरी हो गया है, अब जरूरी हो गया है, क्योंकि जो लोकल काम है तो अब पहले कौन देखता था, डीएम देखता था ये सारे काम, लेकिन अब तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आ गए ना, म्युनिसिपल बॉडीज आ गई ना, तो उसमें हमें पंचायती राज को उसको म्युनिसिपल बॉडीज को ज्यादा पावर देनी चाहिए एज कंपेयर टू डीएम, क्योंकि वो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है। तो इसीलिए इस पे रिस्ट्रक्चर की बात हो रही है, थोड़ा डिमांड आ रही है कि इसको दोबारा देखो भाई। आर्टिकल 50 जो है ये भी इस बात पे कहता है कि जो स्टेट है इट शुड टेक स्टेप्स टू सेपरेट द जुडिशियरी एज वेल एज एग्जीक्यूटिव, है ना। तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, तो उसके पास मैजिस्ट्रेटिव पावर होती है ना, जुडिशरी पावर होती है, और है वो एक एग्जीक्यूटिव जो नियमों को लागू करता है। तो हमारा आर्टिकल 50 कहता है ना कि दो चीजें अलग अलग होनी चाहिए, तो उसमें भी हमारी एक जिम्मेदारी बनती है इसको अलग करने की, है ना। तो इसीलिए ये रोल था इसका। दो द रीसेंट अमेंडमेंट, साथ साथ में देखो मैंने बताया कि अभी बहुत सारे राज्यों ने अपने वहां पे ना पुलिस एक्ट जो थे, स्टेट ने अपने पुलिस एक्ट में बदलाव कर दिए। पहले क्या होता था, पहले राज्य के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर के लिए, ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर के लिए, कानून व्यवस्था के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही जिम्मेदार होता था, डीएम ही जिम्मेदार होता था, बट अब ऐसा नहीं है। कई राज्यों ने कानून पास करके, ठीक है, पुलिस को डीएम के अंदर से निकाल दिया है, ठीक है, लेकिन फिर भी आज भी हम यही मानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर किसके अंदर आता है, डीएम के अंदर। तो ये जो सारी भ्रांतियां हैं, जो सारी चीजें हैं, इन्हीं को देख के समझ में आता है कि हमें ना यार इसमें अब बदलाव की कुछ ना कुछ आवश्यकता है भाई। ठीक है, समझ में आया दोस्तों, पूरा टॉपिक समझ में आया। पहले डीएम क्या होता है, दूसरा डीएम की में जो पोजीशन है उसमें बदलाव की ज़रूरत क्यों है, क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि हमें जो डीएम है उसकी पोजीशंस के अंदर में बदलाव करने चाहिए, उसके रोल के बारे में हमें सोचना चाहिए। समझ में आया? जल्दी से कमेंट बॉक्स में ओके की रिपोर्ट लिखो, फटाफट लिखो कमेंट बॉक्स में ओके की रिपोर्ट, ठीक है, जल्दी करो। अच्छा, जिसको समझ में नहीं आया है वो भी बताओ सर। हाँ, ले आएंगे, ठीक है, सादिक अली बिल्कुल लेके आएंगे। अच्छा, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि मैं उनका नाम बोलता हूँ ना तो कुछ नाम होता कुछ है, मैं प्रोनाउंसिएट कुछ अलग तरीके से कर देता हूँ, तो उस पर नाराज मत हुआ करो भाई, ठीक है। वो एक तो छोटा सा दिखता है, ठीक है, और ऐसे बोल दिया जाता है, तो उस पर नाराज मत हुआ करो। अच्छा, जिन्होंने वीडियो को लाइक कर दिया धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया उनसे कहूँगा यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, ठीक है, जल्दी से कर दो। अच्छा, अब दोस्तों इससे रिलेटेड सर्च क्या है, ये टॉपिक मैंने पढ़ाया, अब इसके आसपास की सर हम क्या चीज़ें और पढ़ सकते हैं अपने आप से। तो मैं आपको ये कहूँगा कि एक तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो होते हैं ना, PRI, वो जाके पढ़ो, साथ साथ में अर्बन लोकल गवर्नमेंट ULC, किसमें दिया है, लक्ष्मीकांत जी की जो किताब उसमें मेंशन है साफ साफ। सेकंड ARC की रिपोर्ट जो है वो भी आपको पढ़नी है, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन जो है ना, उसकी रिपोर्ट जो है वो भी आपको पढ़नी है, दैट इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत रिक्वायर्ड है वो। सो दीज आर द रिलेटेड सर्च मुद्दे, ये रिलेटेड सर्च के मुद्दे हैं। अब दोस्तों प्री में आपसे क्या पूछा सकता है, प्री में आपसे पूछा सकता है डीएम और डीसी के बारे में, भाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या है, डीसी क्या है, इसके रोल और फंक्शन क्या होते हैं डीएम के, है ना। साथ साथ में नीड टू रीस्ट्रक्चर्स, हमें इसकी जरूरत क्यों है भाई, क्यों हमें रीस्ट्रक्चर करना चाहिए, तो ये तो अपना यूनिवर्सल क्वेश्चन बनता है, मेंस के लिए बन जाता है, ठीक है, ये मेंस के लिए ज़्यादा है, मेंस और इंटरव्यू में भी ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो दिस कैन बी द क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड टू यू। अब एक सवाल दिया है मैंने, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन। आपको ये स्टेटमेंट पढ़नी है और करेक्ट स्टेटमेंट जो है, सही स्टेटमेंट जो है यहाँ से भाई वो चूज करके मुझे बतानी है, बताइए। बट सर सभी स्टेट अलग अलग डेवलपमेंट जोन में हैं तो सभी डीएम सेम लेवल पे काम कैसे कर सकते हैं? यार कैसी बात कर रहे हो, अरे नोमेनक्लेचर, फंक्शन ये तो सेम हो सकते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट करना है तो डेवलपमेंट के तो वही क्राइटेरिया तो वही होता है ना भाई, शिक्षा में विकास करना, स्वास्थ्य में विकास करना, तो क्यों नहीं कर सकते हैं। हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि सेम मॉडल बना दो, मॉडल थोड़ी ना बना रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो आदमी है, जो अथॉरिटी है वो सेम रखो बस। ये थोड़ी ना कहा जा रहा है कि ये 4 बातें हैं उनको ही फॉलो करना है ना, हम ये कह रहे हैं कि आदमी सेम रहे, उसका नाम सेम रहे, ठीक है। आप समझ रहे हो, जैसे पुलिस जाते हैं तो हम कहते हैं SP, DSP, SSP, ठीक है। अब एक जगह उसका नाम हो SP, दूसरी जगह नाम हो इंस्पेक्टर, सेम रैंक हो, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो एक ऐसी चीज़ जो ऑल इंडिया लेवल पे है तो उसमें यूनिफॉर्मिटी होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो स्टेट अलग अलग डेवलपमेंट की स्टेज पे है, दैट इज प्रीटी मच राइट थिंग। बट मैं जो कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि सेम प्रिंसिपल को अप्लाई करना है, मैं कह रहा हूँ कि सेम जो फंक्शनरीज है उनका नाम सेम होना चाहिए। अब हर राज्य के चीफ मिनिस्टर को आप मुख्यमंत्री कहते हो ना, चीफ मिनिस्टर कहते हो ना, अब मान लो किसी राज्य के अंदर में उसको प्रधानमंत्री बोलने लग जाए तो कैसा लगेगा आपको? सेम होना चाहिए ना ऑल इंडिया लेवल पे। तो ऐसी बात मैं कर रहा हूँ, मैं और कोई बात नहीं कर रहा,
एआरसी की रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अर्चना योगी, जब एथिक्स आप पढ़ोगे तो उसके लिए पढ़नी पड़ती है एआरसी की रिपोर्ट ना, इट इज़ उसमें भी, और आपका जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस का पार्ट है उसमें भी सेकेंड एआरसी रिपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन था कि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या रिफॉर्म होने चाहिए, उसकी कमीशन बनाया गया था, उसकी रिपोर्ट आई थी, बहुत ज़रूरी था, बहुत इंपॉर्टेंट था, तो पढ़ना होता है। पहला गलत है दोस्तों, सन गलत है, इसमें 1856 दिया है, 1778 था। दूसरा स्टेटमेंट सही है, ठीक है, सो इसीलिए बी इज़ द करेक्ट आंसर, चुपचाप से बता दियो बी इज़ द सही जवाब, ठीक है। चलो अगले सवाल पे आते हैं दोस्तों। टॉपिक नंबर हमें हमारा थ्री है, टॉपिक है हमारा थ्री। टॉपिक क्या है दोस्तों? आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू, ठीक है। आरबीआई ने अभी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसका रिव्यू किया है ना। एमपीसी जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जिसकी हम बात करें, तो उसने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी दी है, उसका रिव्यू किया था और रेपो रेट को ना 35 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया था, ठीक है। अब ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, यार ये सिस्टम तो आपको देखो पूरा इकोनॉमिक्स में ही समझना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपस में लिंक होती हैं। एसएलआर, सीआरआर, ठीक है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एलएएफ, ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ, ठीक है, ये सब चीज़ तो वहीं से है। बैंक रेट, ये तो आपको वहीं से पढ़नी पड़ेगी जब आप बैंकिंग का पार्ट पढ़ते हो। बट आज जो है हम थोड़ा सा एक ओवरऑल चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। अभी कल की बात है, ये कल की बात है, कल की नहीं परसों की बात है, शायद कल या परसों की। आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का जो रिव्यू है वो किया है और जो रेपो रेट है उसको 35 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया है, ठीक है, 35 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया। और ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देश के अंदर में महंगाई ज़्यादा है। हमारी उर्जित पटेल कमेटी बनी थी जिसमें हमने इन्फ्लेशन टारगेटिंग को अपनाया था। हमने कहा था हम इन्फ्लेशन को टारगेट रखेंगे 2 से 6 के बीच में, 2 कम से कम और 6 ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अभी यार कितना टाइम हो गया है, इन्फ्लेशन का जो रेंज है वो 6 से ऊपर ही चल रहा है। तो अभी आरबीआई कह रहा है ऊपर ही चलेगा, और उस इन्फ्लेशन को, उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए दोस्तों आरबीआई लगातार अपनी क्या कर रहा है दोस्तों, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर में रेपो रेट को रिवाइज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो अभी भी उसने वही किया है। सो आरबीआई ने फिर से ऐसा किया है। तो क्या क्या बातें हुई हैं मैं बता दूं, साथ साथ में मैं बताऊंगा आपको दोस्तों कि आरबीआई ने ग्रोथ फोरकास्ट क्या किया। अभी थोड़े दिन पहले वर्ल्ड बैंक जो है उसने भारत की ग्रोथ फोरकास्ट जो है उसको बढ़ाया है। भारत को कहा है कि नहीं भारत अच्छी खासी ग्रो करेगा। तो उसके बाद आरबीआई ने भी अपना ग्रोथ फोरकास्ट जो है वो क्या किया, इंक्रीज किया है। तो चलिए करते हैं बातचीत, ठीक है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। सब इसमें फैक्ट्स चीज़ें हैं। तो जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी से संबंधित है, बैंकिंग और फाइनेंस एंड मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, उसने अभी लेटेस्ट रिव्यू अपना किया है मॉनेटरी पॉलिसी का, ठीक है। उसने हाल ही के अंदर में अपनी नवीनतम समीक्षा की घोषणा की है, मौद्रिक नीति की जो समीक्षा की उसकी घोषणा की है। आरबीआई ने कहा है कि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अक्रॉस द वर्ल्ड आर डैम्पनिंग। पूरी दुनिया के अंदर में ग्रोथ नहीं हो रही भाई, पूरी दुनिया के अंदर में ग्रोथ नहीं हो रही, पूरी दुनिया के अंदर में महंगाई बन रही है, तो भारत कोई अछूता नहीं रहेगा इससे। फाइनेंशियल मार्केट रिमेन नर्वस, जो हमारे शेयर बाजार हैं, जो फाइनेंशियल मार्केट है वो नर्वस रहेगी, चिंता में रहेगी, एंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई वॉलेटिलिटी। और उनके अंदर में आपको ये देखने को मिलेगा कभी मार्केट ऊपर जाएगी, कभी मार्केट क्रैश करेगी, फिर थोड़ी ऊपर उठेगी, फिर क्रैश करेगी, ठीक है। तो ये प्राइस स्विंग और वॉलेटिलिटी होती रहेगी, ये आरबीआई ने कहा है। तो आरबीआई ने कहा है कि दुनिया भर के अंदर विकास की संभावनाएं कम हो रही हैं, वित्तीय बाजार घबराए हुए हैं और उच्च अस्थैर्य और कीमतों के अंदर में उतार चढ़ाव जो है वो चलता रहेगा अभी। अब बात करते हैं दोस्तों जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट। जीडीपी की कितनी ग्रोथ फोरकास्ट इन्होंने की है मैं बता दूं आपको। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इट्स ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट टू 6.8% फॉर द फिस्कल ईयर 2022 और 23। तो अभी जो 2022 और 23 का जो फिस्कल ईयर है, जो वित्त वर्ष है, जो कब से शुरू हुआ था दोस्तों, ये स्टार्ट हुआ था फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 से, और एंड कब होगा दोस्तों आपका, ये होगा मार्च 31 2023 में। तो उसके लिए जो ग्रोथ है उसने कह दिया है कि जो ग्रोथ रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है, 6.8% की, है ना। पहले कितनी थी, पहले इन्होंने कह रखा था कि 7% से हम ग्रो करेंगे इस साल, लगभग 7% जीडीपी हमारी रहेगी, बट इन्होंने अभी कहा है कि ना भाई हम 6%, 6.8% से ही ग्रो करेंगे। दिस कम्स अ डे आफ्टर, अभी ये इससे जस्ट पहले दोस्तों, एक दिन पहले वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि भारत का जो ग्रोथ फोरकास्ट है उसने बढ़ाया था, उसने 6.9% कर दिया था। पहले उसने 6.5 कहा था, वर्ल्ड बैंक कह रहा था कि भारत 6.5% से ग्रो करेगा 2022-23 में, बट एक दिन पहले ये जो रिव्यू आया था इससे एक दिन पहले वर्ल्ड बैंक ने कहा कि नहीं भाई, अभी हमें लग रहा है कि भारत जो है वो 6.9% से क्या करेगा, ग्रो करेगा। हमारे देश की जो रियल जीडीपी ग्रोथ है, ठीक है, वो प्रोजेक्ट हो रही है 7.1% फॉर Q1
2023-24 एंड एट 5.9% इन Q2। अंदाजा लगा रहे हैं हम पहले ही। Q1 का मतलब क्या होता है? Q1, ये वो वाला क्वार्टर नहीं है जो तुम सोच रहे हो। Q1 मैंने पहले ही बताया था आपको एक दिन, अप्रैल से लेकर मैं जून तक की बात कर रहा हूं, और Q2 में मैं जुलाई से लेकर जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर तक की बात करते हैं। ऐसे बात चल रही है हमारी, ठीक है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, 3 महीने की। तो ये है, तो इन्होंने अगले वित्तीय वर्ष का भी हिसाब लगा दिया पहले ही आरबीआई ने। As the data shows in September 2022, it cut the GDP forecast for the full year but raised the quarterly GDP forecast. क्वार्टरली जीडीपी फोरकास्ट को बढ़ा दिया, बट पूरे साल का जो जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट है उसको आरबीआई ने कम कर दिया है 6.8। पहले कितने कह रहे थे? 6.9। वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है? 6.9, ठीक है। इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट पे क्या चलेगा भाई? इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। तो बोला गया कि जो इंडिया का इन्फ्लेशन है, ठीक है, वो रिड्यूस तो हो गया है, 6.77% हो गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर में। अभी अक्टूबर 2022 की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन लगातार वो 5 महीने 7.41% तक चल रहा था, ठीक है, सितंबर में इतना चल रहा था वो, लेकिन अभी वो 6.77 पे आ गया है। लेकिन फिर भी हमारे टारगेट से तो बाहर है ना। हमारा जो इन्फ्लेशन टारगेट है 4.2 से लेकर 6 तक, उससे तो अभी भी बाहर चल रहा है ना। तो वो कह रहा अभी चलेगा, कोई नहीं रोक सकता अभी उसको। पूरी दुनिया में ऐसी हालत बनी हुई है, ठीक है, कि अभी भी इन्फ्लेशन हमारे टारगेट से क्या रहेगी दोस्तों? बाहर रहेगी। इन्फ्लेशन अभी भी टारगेट से बाहर ही है। इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी 6.7% फॉर दिस ईयर। अभी जो बचा हुआ साल है वित्तीय वर्ष, तो कह रहे हैं कि इसमें तो 6.7 ही रहने वाली है। इसमें कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन जो है दोस्तों, पहले क्वार्टर के लिए, जो अगला साल आएगा उसके पहले क्वार्टर के लिए बोला जा रहा है कि सीपीआई 5% रहेगी, ठीक है, मतलब कम होगी थोड़ा, और दूसरे क्वार्टर में कह रहे हैं कि 5.4% के आसपास रहेगी। अजम्पशंस है हमारी, ये आरबीआई ने कहा है, मैं अपनी नहीं बता रहा। रेपो रेट में हमने 35 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज किया है, तो 100 बेसिस पॉइंट जो होते हैं, ठीक है, इसका मतलब होता है 1%, तो 35 मतलब 0.35% का क्या किया है दोस्तों? इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी की है, ठीक है। और साथ साथ में अभी जो रेपो रेट है हमारी कितनी हो गई है? 6.25%। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एसडीएफ, उसको बढ़ा के कितना कर दिया? 6%। अब आप कहोगे सर एसडीएफ क्या होता है? अब आप कहोगे सर रेपो रेट क्या होता है? बच्चों ये बैंकिंग में होता है। दीज आर द क्वांटिटेटिव मेजर्स, ठीक है, विच आर अडॉप्टेड बाय द आरबीआई टू कंट्रोल द मनी इन द मार्केट। तो वो सिस्टम है, तो वो आपको इकोनॉमी में ही पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। सिंस मे द बोर्ड हैज नाउ इंक्रीज द की रेट। अभी मई से अगर आप देखोगे ना, तो ये जो रेपो रेट है इसको आरबीआई 2.25% तक क्या कर चुका है? देखो जितना ये बढ़ाएगा मार्केट में मनी सप्लाई उतनी ही कम होगी। मनी सप्लाई कम होगी तो इन्फ्लेशन उतना ही कम आएगी, लेकिन इससे ग्रोथ बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, ठीक है। जब भी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होती है ना मार्केट हमारे देश के अंदर में, तो उससे ग्रोथ प्रभावित होती है, जीडीपी उतनी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, अब ये कौन काम करता है? ये जो रिव्यू किया जा रहा है, ठीक है, जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट आती है, तो ये कौन करता है? आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है यही इंटरेस्ट रेट फिक्स करती है, और इसी के लिए हमने इनको बनाया। ये बेसिकली एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वैधानिक बॉडी है। आरबीआई के एक्ट के अंदर हमने बदलाव करके इसको बनाया है। कौन कौन होता है सर इसके अंदर में? तो देखो इसमें 3 तो आरबीआई के ऑफिशियल्स होते हैं, ठीक है, एक तो गवर्नर ऑफ आरबीआई और 2 वो चेयरपर्सन होता है, ठीक है, और 3 एक्सटर्नल मेंबर होते हैं बाहर से, जो भारत सरकार के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। द एक्सटर्नल मेंबर होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर, वो 4 साल के लिए पद पे रहते हैं। तो 3 और 3 6 मेंबर इसमें कुल यहाँ पे होते हैं। डिसीजन जो होता है एमपीसी का, दे आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी, बहुमत से डिसीजन लिया जाता है, ठीक है, विद गवर्नर हैविंग द कास्टिंग वोट इन केस ऑफ टाई। अगर मान लो मामला बीच में फंस जाए तो गवर्नर के पास में कास्टिंग वोट होती है, ठीक है, अलग से। द एमपीसी मीट्स 4 टाइम अ ईयर, एक साल में 4 बार मिलते हैं। एंड इट पब्लिश इट्स डिसीजंस आफ्टर ईच मीटिंग्स, और जैसे ही मीटिंग खत्म होती है उसके बाद अपना डिसीजन पब्लिश कर देते हैं। तो बेसिकली साल के अंदर में कितनी मीटिंग होती है दोस्तों? एमपीसी की 4 मीटिंग साल के अंदर में होती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों रिलेटेड सर्च। ये सारे रेट आप देख लो, ठीक है, पढ़ लेना आप ये। मैं तो कहता हूं कि बैंकिंग जो है एक बार आप रिवाइज कर लेना, मुझे पक्का पता है आपका कमजोर है। बाकी इसमें एसडीएफ क्या होता है, एमएसएफ क्या होता है, एलएएफ क्या होता है, सीआरआर, एसएलआर, ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सब आपको पता होने चाहिए रिलेटेड सर्च में। अब बात करते हैं दोस्तों प्रीलिम्स में। देखो प्रीलिम्स में यार आपसे रेपो रेट क्या होता है सर, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, ऐसी टुच्ची मुच्ची बातें जो है 2-3 बातें वो आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है।
बाकी रिसेंट में आरबीआई का क्या चल रहा है, ठीक है, अभी कौन सा स्टांस है, हॉकी स्टांस क्या होता है, डोवी स्टांस क्या होता है, ऐसे सवाल इससे बन सकते हैं। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, कह रहा है इफ द आरबीआई डिसाइड, मैं नहीं दे रहा, 2020 में यूपीएससी ने दिया था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैं इसलिए रखता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि यार किस प्रकार के सवाल यूपीएससी पूछती है। तो इस सवाल, इसको पढ़ के आपको ऐसा जो है, ये टॉपिक जो मैंने बताए थे ना, ये सारे पढ़ लोगे तो आप ऐसे सवाल के जवाब दे पाओगे। इफ द आरबीआई डिसाइड टू अडॉप्ट एन एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी, अगर कल को आरबीआई कहे कि हम एक्सपेंसिस्ट का मतलब होता है बड़ा करना, फैलाना, अगर हम कोई ऐसी एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी को अपना रहे हैं, ठीक है, तो इनमें से क्या हो, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इट नॉट डू, तो इनमें से वो कौन सा काम नहीं करेगा। कट एंड ऑप्टिमाइज द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर को क्या करेगा, कट कर देगा, ठीक है, एसएलआर को कट करेगा। इंक्रीज द एमएसएफ को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। कट द बैंक रेट एंड रेपो रेट, कह रहा है कि बैंक रेट जो है और किसको, रेपो रेट को क्या कर देगा, कट कर देगा। बताओ क्या होगा, कौन सा सही होगा, जल्दी बताओ। यार बहुत आसान है यार, मैंने एक ही बार जिंदगी में इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, उसके बाद में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। मेरे को आज इकोनॉमिक्स पढ़े 5 साल हो चुके हैं, बट आज भी मुझे सारी चीज मेरे दिमाग में है। पूछो क्यों? क्योंकि बेसिक्स मेरे कम तब तगड़े हैं, हो गए, और मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता ही हूँ, तो जो न्यूज़ में चल रहा होता है डेली मेरे को समझ में आता है, ठीक है। एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा पुनः, जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, और चैनल के ऊपर ना बहुत सारी वीडियो आती हैं दिन के अंदर में भी, एक बार उनको देखते रहा करो। मुझे पूरा यकीन है कि आप देखते नहीं हो, ठीक है, छोटी छोटी वीडियोस आजकल हम उस पर ऊपर डालते हैं, ठीक है। तो आपसे उम्मीद है, रिक्वेस्ट है, उन वीडियोस को आप एक बार देखता रहा करो, देखोगे तो आप ही को फ़ायदा होगा। जैसे आज हमने डाली थी एटमॉस्फेयर क्या होता है, ठीक है, कैसे बनता है एटमॉस्फेयर का, कॉम्पोजिशन क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको देखते रहनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। इसमें अब बता दिया सेकंड नहीं होगा, ठीक है, सेकंड वो नहीं करेगा। चलिए आपको आगे बढ़ते हैं। अट्टाकामा डेजर्ट, कितने लोगों को पता है अट्टाकामा डेजर्ट कहाँ है? देखो ये है हमारे पास साउथ अमेरिका, ये रहा, यहां पर एक देश है साउथ अमेरिका का जिसमें है चिली, और इस चिली देश के अंदर में यहीं पर है अट्टाकामा। अट्टाकामा डेजर्ट जो है ना दोस्तों, दिस इज द ड्राइएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, ड्राइएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, पूरी दुनिया में ना सबसे सूखा भाग है, दिस इज द ड्राइएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। कौन सा डेजर्ट दोस्तों? अट्टाकामा डेजर्ट। अट्टाकामा डेजर्ट जो है दिस इज द ड्राइएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, पूरी धरती के ऊपर में सबसे सूखा भाग है। अब यहाँ कुछ होता जाता है नहीं, ठीक है, घोस्ट टाउन बन रखा है यहाँ पे, है ना अरीका, उसको हम घोस्ट टाउन कहते हैं, कोई रहता है नहीं यहाँ पे। अरीका इज नोन एज घोस्ट टाउन, भूत का शहर। अब क्या हो गया ना दोस्तों, यहाँ लोग ना, इसने डंप यार्ड बना लिया है इसको, दुनिया भर का कचरा यहाँ जाके एक्सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है, चिली के अंदर में, सेंट्रल चिली में है ये, ठीक है, तो यहाँ एक्सपोर्ट किया जा रहा है पूरी दुनिया से, और यहाँ डंप यार्ड बन गया है। कचरा, कचरा किसके चीज़ का सर? सेकेंड हैंड क्लोथ, कपड़े, सेकेंड हैंड जूते, गाड़ियाँ, गाड़ियों के टायर, वो पड़े हैं यहाँ पे। अब आप सोच रहे होगे सर ऐसा क्यों है, यहाँ क्यों फेंक रहे हैं लोग? तो कुछ सेंट्रल जो चिली है ना देश साउथ अमेरिका का, वो सेकंड हैंड कपड़ों का और सेकंड हैंड जूतों का बहुत तगड़ा बाजार है, सेकंड हैंड गाड़ियों का भी बहुत तगड़ा बाजार है। आप कहोगे सर जूते कौन सेकंड हैंड पहनता है? हाँ, जूते और कपड़े भी आजकल सेकंड हैंड पहने जाते हैं भाई, और इसका बहुत बड़ा बाजार है ये चिली, ठीक है, पूरे दक्षिण अमेरिका के अंदर, अफ्रीका के अंदर, ठीक है। यहाँ से कपड़े जो हैं फिर और जगह भेजे जाते हैं, पूरे यहाँ से, और यूरोप, और ये कपड़े आते कहाँ से? यूरोप और अमेरिका से। नॉर्थ अमेरिका और यूरोप जो है वो कपड़े पहन के जो उनका मन भर जाता है वो दे देते हैं, एक्सपोर्ट हो जाते हैं कपड़े जूते, वो यहाँ आते हैं। अब क्या होता है कि ये बिक गए तो बिक गए, नहीं बिके तो वो ले जाके यहाँ पे डंप कर देते हैं इनको, इस डंप यार्ड के अंदर।
ऐसे ही गाड़ियों का है, पुरानी गाड़ियों का, ऐसे ही पुराने टायर वायर जो है उनका है। अब चक्कर ये हो गया है कि ये ठीक है, बाजार तो था ये सेकेंड हैंड चीज़ों का, अच्छा ठीक है, लेकिन अब ये सिर्फ और सिर्फ एक डंप यार्ड बन के रह गया है, कचरे का, कूड़ा डालने का। तो यहाँ पे जो आ रहा है कूड़ा डाल दे रहा है, जो आ रहा है कूड़ा डाल के चला जा रहा है। तो अब ये एक डंप यार्ड बन गया है अट्टाकामा डेजर्ट। तो बात कर रहे हैं दोस्तों अट्टाकामा डेजर्ट के बारे में। आज द हिंदू पे आया हुआ था दोस्तों, वॉच एक ये वीडियो आई हुई है द हिंदू पे, किसी को देखनी हो तो थोड़ी बातें भी उसमें। अट्टाकामा डेजर्ट, अब पहली बात ये डेजर्ट है क्यों ये भी समझ लो। ये डेजर्ट होने के इसके पीछे दो कारण है। पहला है ऑफशोर ऑफ ट्रेड विंड, वाणिज्य पवनें जो हैं इस स्थान से वो ऑफशोर रहती हैं, ठीक है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। वाणिज्य विंड जो है, ट्रेड विंड जो है यहाँ से ऑफशोर होती हैं, सबसे पहली बात तो ये ऑनशोर होता है, ये ऑफशोर। दूसरा, पहला रीजन क्या है दोस्तों, ऑनशोर ऑफ ट्रेड विंड, मैंने जो बच्चे मेरे साथ पढ़े हुए मैंने उनको बताया हुआ है। और दूसरा जो कारण है यहाँ पे दोस्तों वो क्या है दोस्तों, सेकंड जो रीजन है यहाँ का, यहाँ जो ड्राइएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ है वो है पेरू करंट। यहाँ पे पेरू करंट कह दो या हम्बोल्ट करंट कह दो, जो नीचे से ऐसे आता है, इससे यहाँ पे ठंड और ज़्यादा, एक तो ये हवा सूखी, दूसरा जो रहा सा कुछ हवा में कुछ है भी, ठीक है, राख धुआं, तो ये और ठंडा कर देता है। तो दीज आर द टू रीजंस। और सेकंड, यहाँ पे पैसिफिक एंटी साइक्लोनिक जोन भी बनता है। तो ये तीनों चीज़ें जो होती है ना, क्यूमुलेटिवली यहाँ पर डेजर्ट बना हुआ है अट्टाकामा डेजर्ट। ये दुनिया का सबसे ड्राइएस्ट प्लेस है भाई साहब, पूरा दुनिया का सबसे शुष्क एरिया है ये। और अब ये शुष्क एरिया नहीं, अब ये दुनिया का सबसे बड़ा क्या बनता जा रहा है दोस्तों, डंपिंग यार्ड बनता जा रहा है। बात कर रहे हैं दोस्तों अट्टाकामा डेजर्ट जो है वो चिली के अंदर है। ये वन ऑफ द ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ द अर्थ है, दुनिया का सबसे ड्राइएस्ट प्लेस है। आज अगर हम बात करें तो ये वर्ल्ड का डंपिंग यार्ड बन गया है, ठीक है। यहाँ लोग कचरा फेंक रहे हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो जो डिस्कार्डेड क्लॉथ है, छोड़े हुए कपड़े का पहाड़ सा बन गया है यहाँ पे, शूज, जूते, स्क्रैप टायर्स, ठीक है, ये सब बहुत पड़े हैं इसमें। अब ये डंपिंग यार्ड बन गया है पूरा का पूरा। यूज्ड कार भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, कंट्री आती है। ये चिली जो है ना वो साउथ अमेरिका का एक इंपॉर्टेंट सेकंड हैंड मार्केट है, सेकंड हैंड कमोडिटीज़ का। तो जो बिक जा रही है वो ठीक है, जो नहीं बिकती दोस्तों उसको लाके यहाँ डंप कर दिया जाता है। पाइल्स ऑफ अबंडेंट टायर्स आर आल्सो स्कैटर्ड अक्रॉस द डेजर्ट। आपको ये सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। दिस इज द अट्टाकामा डेजर्ट, ये है अपना अट्टाकामा डेजर्ट, ठीक है, चिली के अंदर है। तो सेंट्रल चिली के अंदर में पाया जाता है। रीजन क्या है सर, रीजन है चिली हैज बीन अ हब फॉर सेकंड हैंड एंड मोस्ट सेकंड हैंड एंड अनसोल्ड क्लोथिंग फ्रॉम द यूरोप एरिया, एशिया एंड यूएस। यूरोप से, एशिया से और यूएस से जो सेकंड हैंड क्लोथ हैं, जो या तो सेकंड हैंड है, अब जो बेसिकली जो बिकते नहीं हैं यहाँ पे यूएस में, तो वो कपड़े यहीं पे एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं। मोस्ट ऑफ दीज क्लोथ्स आर आइदर सोल्ड थ्रू आउट द लैटिन अमेरिका, या तो फिर ये कपड़े यहाँ बेचे जाते हैं, और जो नहीं बिकते यार फिर उनको यहाँ पे ले जाके फेंक देते हैं। अराउंड 46,000 टन ऑफ यूज्ड क्लोथ केम हेयर इन द नॉर्दर्न चिली लास्ट ईयर। पिछले साल में लगभग 46,000 टन यूज्ड कपड़े, कितना होता होगा सोचो, कपड़े में कितना वजन होता है, और 46,000 टन कपड़े जो है यूज्ड कपड़े वो चिली के अंदर में उतरे थे, ठीक है, नॉर्दर्न चिली के अंदर में बिकने के लिए, कि या तो बिक जाएंगे या नहीं तो फेंक देंगे। अट्टाकामा डेजर्ट जिसको दोस्तों ये नॉन पोलर एरिया का सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट है। ये चिली के अंदर साउथ अमेरिका और वेस्ट ऑफ इंडीज माउंटेन ये लोकेटेड है। कहाँ है मैंने बता दिया, यहाँ इंडीज पर्वत है उसके जस्ट यहाँ पे। बहुत एरिड रीजन है दोस्तों, और उसके दो कारण है, मैंने बताया था, हम्बोल्ट करंट, और दूसरा ऑफशोर ऑफ ट्रेड विंड, और तीसरा एंटी साइक्लोनिक पैसिफिक। ये समझने के लिए आपको मेरा ज्योग्राफी का लेक्चर देखना पड़ेगा भैया, ठीक है, ये समझने के लिए आपको ज्योग्राफी का लेक्चर देखना पड़ेगा। समझ में आ रही है? निशा सिरोही, सर एनसीईआरटी स्टार्ट कर दो जल्दी से। नहीं कर रहा करते रहो, इतने दिन रिक्वेस्ट करना, इतने दिन कहने से कुछ हुआ है? जब मैं कह रहा हूँ चीज़ें जब होंगी अपने आप हो जाएंगी। जब जो चीज़ शुरू होनी होगी ना तब हो जाएगी। और जब मैं देखूंगा आप निशा आप आएंगी नहीं यहाँ पे, ठीक है, फिर आप अपनी मर्जी से काम करेंगी। एक दिन कर ली, 2 दिन ना करी, वो जोश जल्दी ठंडा हो जाएगा तुम्हारा, मुझे पता है। पिछले 3-3.5 साल से मैं यही देख रहा हूँ, ये पढ़ाने का ही काम कर रहा हूँ मैं, एनसीईआरटी ये वो। आँख थोड़ी ना बनाया है मैंने इतने टाइम पे, क्या किया, यही सब देखा है मैंने कि बच्चे क्या कर रहे हैं। जब होगी ना आप दिखोगी नहीं क्लास में,
दिखोगी तो 2-3 दिन जोश, 2-3 दिन करा जाएगा, उसके बाद सब जोश खत्म। ऐसा होगा ना? निशा बताइए, बताइए निशा। चलो अच्छा गाइज, एक बार प्लीज़ अगर आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। पूरे दिन में ना कुछ कुछ वीडियो और भी चैनल पे अपलोड होती हैं। काफ़ी सारे बच्चों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनके पास नोटिफिकेशन नहीं जाती। तो पहले अलग था, अब जो है अलग पैटर्न में वो दिखता है सारा का सारा। तो जैसे एक तो लाइव वीडियो का सेगमेंट होता है चैनल पे जाके, एक वीडियो का होता है, तो उस वीडियो वाले में जाके देखा करो, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ पूरे दिन के अंदर आती हैं। ठीक है, वीडियोज़ वाले सेगमेंट में जाके देखा करो, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो डेली अपलोड हो रही है। पता नहीं तुम लोग देखते हो कि नहीं देखते। कहाँ पे है बताऊँ मैं, एक बार रुको, ठीक है, मैं एक बार बता देता हूँ आपको कहाँ से और कैसे आप देख सकते हो। हमें यहाँ पे यूट्यूब खोलना पड़ेगा, यूट्यूब खोल लिया। हाँ भाई, यूट्यूब नहीं, प्रीमियम नहीं खोलना भाई, प्रीमियर की अपनी गुंजाइश नहीं है अभी। यूट्यूब खोल लिया। हाँ देखो मेरी क्लास चल रही है, ठीक है, तो हम गए यूट्यूब पे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे चैनल खोलते हैं ना मैं ऐसे, तो यहाँ पे जाया करो, है ना। अब देखो यहाँ पे जैसे एक तो होम है, यहाँ दिखेगा ही दिखेगा, यहाँ पे तो यहाँ तो लाइव क्लास दिखती है, वीडियो यहाँ पे आती है अपनी। एक तो लाइव सेगमेंट है, लाइव में वो दिखेगा जो हमने लाइव ली है क्लास। ठीक है, जैसे कल ली थी, ठीक है, ये कल की क्लास है, ये परसों की क्लास है, ऐसे सब चलता रहता है। वीडियोज़ वाला सेक्शन देखा करो, तुम ये नहीं देखते हो। देखो यहाँ पे ऐसी देखो कितनी बढ़िया मस्त मस्त वीडियो है। अरे भाई चल ले यार, अटकने लग गया यार अब ये। पहले इतना स्मूथ चलता था ये, स्मूथ, अब क्यों नहीं चल रहा है ये। समझ रहे हो ना मैं कहाँ बता रहा हूँ। तो ये जो सेगमेंट है अपना, ये जो सेगमेंट है ना ये वाला, व्हाट इज एटमॉस्फेयर, देखो आज डाला हुआ है, व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ठीक है, प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ कूलिंग एटमॉस्फेयर, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, जीडीपी क्या है, ठीक है, साइट्स बिग कैट टास्क फोर्स, जिंगजल ड्रोन स्टेशन, रोसाटम रशिया ऑफर न्यू, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ से देखा करो। ब्लू बगिंग, लोकल विंड सिस्टम ये आने वाला है दोस्तों, ठीक है, ये 10 तारीख को आएगा, है ना। तो यहाँ पे वीडियो देखा करो जाके, और शॉर्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। देखो ये जो हिस्सा है यहाँ पे शॉर्ट्स होते हैं, जैसे ये था, आज हमने 2 डाले थे। व्लादिमीर जेल्स्की जो है ये टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर बने, तेलंगाना पुलिस, ये आप देखते ही नहीं हो, आधे ज़्यादा देखते नहीं। इनमें इतना टाइम लगता है ना बनाने में एक एक को, बस बहुत, लेकिन फिर भी तुम लोग यार पता नहीं देखते ही नहीं हो, क्या करें, सपोर्ट नहीं कर रहे हो तुम, सपोर्ट नहीं करते, फिर ऐसा लगता है कि बस पढ़ाने का जी ना करता, फिर जी से टूट जाता है। सर मैंने आपके लेक्चर देखते समय जब कोई पार्ट समझ में नहीं आता है तो वो मैं स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करके रिकॉर्ड कर लेता हूँ, वो वाला पार्ट बाद में देखने के लिए। बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है दोस्तों बैटरी फ्रॉम न्यूक्लियर वेस्ट। अब देखो यार, जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है, जैसे हमारे देश के अंदर में हम न्यूक्लियर रिएक्टर से ना बिजली बनाते हैं, बनाते हैं कि नहीं बनाते, पता है तुम्हें? अरे बनाते हैं कि नहीं बनाते, नाम बताओ चलो, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर है, कोडेकुलम, है ना, है ना, तमिलनाडु के अंदर भारत का सबसे बड़ा प्लांट कोडेकुलम। तो ये क्या है ना कि जो हमारे सिविल न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें जो न्यूक्लियर फ्यूल है उससे न्यूक्लियर वेस्ट बनता है। आप उस न्यूक्लियर वेस्ट से बैटरी बना सकते हो भाई, ठीक है। और वो बैटरी जो है ना बहुत चलती है भाई साहब, बहुत तगड़ी एफिशिएंसी होती है। हम अंतरिक्ष के अंदर में ऐसे मिशन करते हैं, जैसे अब चंद्रमा का साउथ पोल है, वहाँ कभी सूरज दिखेगा ही नहीं तुम्हें, या कोई ऐसे ग्रह पे आपको अंतरिक्ष यान भेजना हो जो सूरज से बहुत दूर हो, जहाँ सूरज की लाइट बहुत कम पहुँचती हो, बहुत कम पहुँचती हो,
तो ऐसी अवस्था में फिर वो जनरली हम जो ऐसे स्पेसशिप भेजते हैं उस पर हम सोलर पैनल लगा के भेजते हैं और बैटरियाँ होती है और सोलर पैनल, तो सूरज से वो चार्ज होते रहते हैं। लेकिन ऐसे में क्या करें भाई, ऐसे का क्या करोगे जिसके अंदर में ये ना हो भाई। जैसे चंद्रमा के साउथ पार्ट पे आपने भेजना है, साउथ पोल पे, तो वहाँ तो वो है ही नहीं, सूरज की रोशनी नहीं जाती, वो तो अंधेरा रहता है, वो चार्ज कैसे होगा। कोई दूसरा दूर भेजना हो, नेपच्यून यूरेनस पे, कैसे भेजोगे, नहीं भेज सकते, वो ख़त्म हो जाएगा उसकी बैटरी तो इसीलिए अब ना यूरोपियन स्पेस एजेंसी क्या कर रही है कि जो हमारा न्यूक्लियर वेस्ट होता है ना, उसके हम क्या जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बैटरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो वी आर जनरेटिंग बैटरी, वी आर ट्राइंग टू मेक द बैटरीज फ्रॉम द न्यूक्लियर वेस्ट। तो ये आया हुआ है बैटरीज फ्रॉम न्यूक्लियर वेस्ट टू पावर द स्पेस मिशन। स्पेस मिशन को पावर करने के लिए हम न्यूक्लियर वेस्ट से बैटरी बनाने की बात कर रहे हैं। तो साइंटिस्ट वर्किंग विद द यूरोपियन स्पेस एजेंसीज जो ये डेवलप कर रहे हैं बैटरी, ठीक है, किससे बैटरी डेवलप कर रहे हैं दोस्तों, एमेरिशियम, ठीक है, एमेरिशियम जो है, ठीक है, इससे ये बैटरी डेवलप कर रहे हैं। अमेरिशियम, अमेरिकियम बोलोगे, अमेरिशियम बोलोगे, जो भी है, अमेरिशियम बोल दो, अमेरिकियम बोल दो, जो भी है, एक न्यूक्लियर वेस्ट होता है। तो इससे स्पेस मिशन में जाने के लिए ना बैटरी बनाने की बात कर रहा है। इसके लिए $30 मिलियन का ना इन्होंने फंड भी बना दिया, $30 मिलियन का। यूरोपियन मिनिस्टर उसने फंडिंग को अप्रूव कर दिया 30 मिलियन की, क्योंकि अभी क्या है ना, उनको जो बैटरी चाहिए होती है ना, वो या तो रशिया पे डिपेंड होना पड़ता है या यूएस पे, ठीक है, पार्टनर कंट्री है वो। अब रशिया के साथ तो यूरोप के संबंध वैसे ही अच्छे नहीं रहे, पर ये लोग चाहते हैं हम यूएस पे भी निर्भर ना रहे, हम अपने खुद का काम करें आगे जाके। तो इस चक्कर में इन्होंने कह रहे हैं कि ठीक है, हम खुद की बैटरी बनाएंगे, उसके लिए $30 मिलियन का फंड इन्होंने दे दिया है। ईएसए जो है ये मान रहा है कि इस दशक के अंत तक, ठीक है, ये तकनीक हम विकसित कर लेंगे। उसके बाद हम जो डार्क साइड है मून की, या कोई ऐसा दूर दराज का ग्रह जहां सूरज की लाइट नहीं पहुंचती, वहां हम इन मिशंस को लेके जा पाएंगे। एक बार जब बन जाएगा ना, ठीक है, एक बार जब ये बन जाएगा, तो मान लो हमने मिशन भेज दिया उसके साउथ पोल पे, चंद्रमा पे, उसके बाद में जो बैटरी, वो जो मिशन वापस आएगा, उसकी बैटरी कह रहे हैं हम रीयूज भी कर सकते हैं। वंस डेवलप्ड द सेम बेसिक पावर सिस्टम कुड बी रीयूज्ड और यूज्ड फॉर एनी मिशंस व्हिच इज द सोलर एनर्जी इज अनअवेलेबल। जहां पर सोलर एनर्जी नहीं होगी ना, एक बार ये बन जाएगा ना, तो हम ये बैटरी बना के फिर हम जहां सोलर एनर्जी नहीं है वहां पर इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत तगड़ी चीज लगी मुझे। वर्तमान के अंदर जो बैटरी बनाई जाती है ये जो अंतरिक्ष में जाने के लिए, तो वो बैटरी बनती है प्लूटोनियम 238 से, ठीक है। सो करंट बैटरीज जो है, जो स्पेस में जो हम जाते हैं उसके लिए बनाते हैं, तो वो प्लूटोनियम 238 से बनती है, बहुत एक्सपेंसिव होती है, बहुत एक्सपेंसिव। और प्लूटोनियम 238 जो है वो मिलता भी कम मात्रा में है, तो वो भी एक रीज़न है। इसकी सप्लाई के लिए जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है उसको यूएस और रशिया पर निर्भर रहना पड़ता है, ये भी एक दिक्कत है इसके लिए, ईएसए के लिए। अब बात कर रहे हैं दोस्तों, ये अमेरिकियन क्या है, अमेरिशियन क्या है दोस्तों। अमेरिशियन जो है इट विल बी यूज टू मेक न्यू बैटरीज। ये बाय प्रोडक्ट है प्लूटोनियम डिके का। जब हमारे जो रिएक्टर्स होते हैं ना, प्लूटोनियम डिके करता है, तो उसका बाय प्रोडक्ट है, प्लूटोनियम के डिके होने से ये बनता है अमेरिशियम, ठीक है। इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रीप्रोसेस्ड न्यूक्लियर फ्यूल यूज्ड इन सिविल पावर प्लांट एंड मेड इनटू द फ्यूल पैलेट्स विच फॉर्म्स द कोर ऑफ द बैटरी। तो इसी से बैटरी की कोर बनेगी। तो इसको हम रीयूज कर सकते हैं, बाहर मतलब रीप्रोसेस कर सकते हैं, न्यूक्लियर फ्यूल से निकाल के हम इसके बैटरी की कोर बना सकते हैं। तो ये हमारा चल जाएगा काम इससे। एमरेशियन एडवांटेज ओवर द प्लूटोनियम, ये क्या है आपको समझना है दोस्तों कि क्यों अच्छा है, प्लूटोनियम वाली बैटरियों से क्यों अच्छा है। देखो सबसे पहली बात तो ये चीप है, सस्ता है और खूब मिल जाएगा। न्यूक्लियर वेस्ट है यार, तो सस्ता मिलेगा और खूब भी। और प्लूटोनियम वाला जो वो महंगा पड़ेगा, ठीक है। और प्लूटोनियम की सप्लाई भी शॉर्ट चल रही है अभी कोविड की वजह से, और रशिया में जो चक्कर चल रहा है उसकी वजह से। इट इज अ लॉन्गर लाइफ साइकिल। अच्छा, प्लूटोनियम से इसका जो लाइफ साइकिल है किसका दोस्तों, इसका एर्मेशियन का, वो भी ज़्यादा है ना, वो ज़्यादा लंबे समय तक रहता है। इट इज़ ऑल्सो ईजियर एंड लेस एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस, खर्चा भी कम आता है और आसानी से ये बन भी जाता है, ठीक है। ये सारी बात है, तो ये फायदे हैं। ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक एक छोटा सा है दोस्तों, कि जितनी एनर्जी इसमें होती है ना प्लूटोनियम वाले में, उतनी एनर्जी नहीं होगी। मतलब नंबर ऑफ बैटरीज आपको बढ़ानी पड़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होती है इसमें, वो पावर उतनी ज़्यादा नहीं होती जितना क्योंकि देखो प्लूटोनियम डिके होगा, उससे एर्मेशियन बनेगा, उससे आप बैटरी कोर बनाओगे, तो पावर तो कम होगी, ऑब्वियस सी बात है। अगला है दोस्तों कृषि उड़ान स्कीम। आज तक हमने देखा था उड़े भारत का आम नागरिक, लेकिन यहां पर बात है उड़े देश का किसान, ठीक है। तो ये कृषि उड़ान स्कीम 2.0 लॉन्च की है। क्या है मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखो पहली बहुत आसान चीज है समझना यार। देखो देश के अंदर में हम बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहां पर हम कुछ ऐसी चीजें बना रहे हैं जो पेरिशेबल है यार, बहुत जल्दी खराब हो जाती है।
एग्रीकल्चर चीज़ें हैं बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। दूसरा, हम भारत के ऐसे पहाड़ी वाले इलाकों के अंदर में कुछ उगाते हैं, लेकिन पहाड़ी में उगता है, फिर उसको मैदानी भागों तक पहुंचाने में, देश के अलग अलग भागों तक ले जाने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों के अंदर में वो भी रेल लाइन भी इतनी नहीं होती। एक और बड़ी दिक्कत होती है हमारे सामने, है ना। दूसरा क्या है यार, इन पहाड़ी इलाकों में ट्राइबल लोग रहते हैं, उनके पास यार ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा पैसा तो देखो इतना कुछ होता नहीं है। तो सरकार ने एक स्कीम निकाली थी भाई कि जो किसान होते हैं ना, ताकि वो अपने जो प्रोडक्ट है, प्रोड्यूस है, उसकी बेटर वैल्यू रियलाइजेशन कर सकें, तो इसीलिए स्कीम निकाली थी। इस स्कीम के तहत क्या किया गया था कि भैया जो किसान का जो प्रोड्यूस है उसको हवाई जहाज़ के द्वारा देश के अलग अलग भागों में ले जाया जाए। ठीक है, अब इसके लिए यार तो महंगा पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, हवाई जहाज़ का किराया, आदमी ना बैठ पा रहे तो ये सामान जा रहा है हवाई जहाज़ में बैठ के। लेकिन क्या है, इसमें सब्सिडाइज़ किया जाएगा, सरकार के द्वारा इसमें सब्सिडी दी जाती है। ठीक है, सरकार के द्वारा कि भाई जो एयरपोर्ट पे खड़ा होने का चार्ज, ये जो वो गाइडेंस देते हैं कि ऐसे चलना है, ठीक है, नेविगेशन फैसिलिटी, उसका सरकार पैसा लेती है। एयरपोर्ट में पार्किंग का चार्ज, ये सब खर्च सरकार का पैसा होता है। सरकार कह रही है भाई ऐसे जो इस स्कीम के तहत में जो किसानों को सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं उनके लिए सब फ्री है, सब फ्री लूट जाओ, फ्री। ठीक है, 8 अलग अलग मंत्रालय और डिपार्टमेंट ने मिलकर स्कीम को लॉन्च किया है दोस्तों, 8 अलग अलग, है ना। इसके लिए इन्होंने एक वेब प्लेटफॉर्म भी लिया है ताकि इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस फैलाई जा सके, लोगों को बताया जा सके। ठीक है, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं, सारी की सारी बातें हैं। अच्छा आर्टिकल है, अच्छी चीज़ है, तो समझ लेते हैं एक बार इसको। तो देश के अंदर में अब 58 एयरपोर्ट जो हैं वो कृषि उड़ान स्कीम के तहत में कवर्ड कर लिए गए हैं। 58 एयरपोर्ट, तो 58 एयरपोर्ट कवर्ड हैं दोस्तों। और ये जो कृषि उड़ान स्कीम है ये हमने अगस्त 2020 में लॉन्च की थी। एक इंटरनेशनल और नेशनल रूट स्कीम है टू असिस्ट फार्मर इन ट्रांसपोर्टिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। ये मदद करेगी किसानों को कि वो अपने जो खेती से उत्पादित उत्पाद हैं उनको भारत के अंदर में अलग अलग जगहों पर और दुनिया में अलग अलग जगहों पर पहुंचा सकें। इट इज इंप्लीमेंटेड एट 53 एयरपोर्ट अक्रॉस द कंट्री। अभी 53 एयरपोर्ट के ऊपर में ये है। ठीक है, जो मेन फोकस है वो किसके ऊपर है दोस्तों? नॉर्थ ईस्ट के ऊपर है मेन फोकस, ट्राइबल रीजन के ऊपर मेन फोकस है, एंड बेनिफिटिंग फार्मर्स, फ्राइट फॉरवर्ड्स एंड एयरलाइंस। तो इसका मुख्य उद्देश्य है 53 एयरपोर्ट पे कर दी है। ट्राइबल क्षेत्र, नॉर्थ ईस्ट को बेसिकली कवर किया गया है, फार्मर्स को कवर किएगा। द स्कीम फोकस ऑन ट्रांसपोर्टिंग पेरिशेबल फूड्स। कह रहा है कि ऐसी चीजें जो जल्दी खराब होती है, पेरिशेबल फूड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं, तो उनको पहले प्राथमिकता दी गई है। ठीक है, जो हिली एरिया से है या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से हैं या जो ट्राइबल एरिया से, उनको स्कीम के तहत प्राथमिकता दी जाती है। नोडल मिनिस्ट्री कोई है नहीं इसकी दोस्तों, मैंने बताया 8 अलग अलग मंत्रालय और डिपार्टमेंट ने मिलकर इस स्कीम को चलाया है। हमने एक नॉलेज जो सबको देने के लिए एक ई कुशल यहाँ पर एक वेब प्लेटफॉर्म भी बनाया है। तो ई कुशल जो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा डेवलप किया गया है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है दोस्तों जिसका नाम है ई कुशल, कृषि उड़ान फॉर सस्टेनेबल हॉलिस्टिक एग्री लॉजिस्टिक, ये पूरा नाम है ई उड़ान का। इट विल फैसिलिटेट इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, ये सूचना देगा यार सबको। ठीक है, जितने भी स्टेक होल्डर हैं जो इससे जुड़े हुए हैं उनको सबको सूचना प्रोवाइड करेगा। ठीक है, रिगार्डिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, कि कैसे एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स हैं वो ट्रांसपोर्ट होंगे। ठीक है, जिसको भी जानना हो तो उसको इस पोर्टल से, वेब पोर्टल से, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, सबसे तुम्हें भी करना हो तो तुम देख लेना इससे। और साथ साथ में ना मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने ये भी कहा है कि इसको नाम से जोड़ दो, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट जो है नाम, ई नाम, उससे जोड़ दो, लिंक कर दो इससे, तो और अच्छा होगा। तो ये भी इसमें एक सजेशन इसमें दिया गया है एमसीए के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। बात समझ में आई दोस्तों? आपकी सहायता के लिए ही तो हमने जन्म लिया है, फिर आप क्यों चिंता करते हो? किसकी सहायता के लिए? कौर धालीवाल, मैं देख रहा हूँ आप लगातार कुछ कुछ लिख रही हैं और फिर डिलीट कर रही हैं। ठीक है, मेरी नज़र बहुत समय से आपके ऊपर पड़ रही है। यू आर वेरी एक्टिव इन द कमेंट बॉक्स। आई डोंट थिंक कि आप क्या कुछ पढ़ पा रही हैं कि नहीं पढ़ पा रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो थोड़ा सा कंट्रोल करो भावनाओं पर, अपनी उंगलियों पे, और पढ़ने पे ध्यान दो। समझ रहे हो? पढ़ने पे ध्यान दो। पुष्पलता राज, क्या कमेंट है आपका? मेरा कमेंट भी देख लो सर प्लीज़। देख लिया पुष्पलता राज? बताओ, अब बताओ क्या करें? देख लिया मैंने आपका कमेंट। अब मैं खड़ा रहूं आपका कमेंट दोबारा देखने के लिए? नहीं खड़ा रह सकता, पढ़ाना पड़ेगा आगे। अगले टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा भाई जिन्होंने लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए। माँ कसम है सबको, आप सबको माँ कसम है, जिन्होंने लाइक शेयर नहीं किया जल्दी कर दो।
ही इज़ अ बॉय सर। शैलेंद्र देखो ये लिंग जांच करने में लगा हुआ है, लिंग जांच अधिकारी है ये बताता है कौन लड़का है कौन लड़की है। ये गजब गजब आदमी है, पढ़ाई में ध्यान ना देते हो, ध्यान ही लग रहे मतलब देख रहा है अरे कौन लड़का है कौन लड़की। अरे पढ़ाई पे ध्यान दो यार, पढ़ने पे ध्यान नहीं देते हो तुम। अच्छा एक काम करना, आज जाके एक नेटफ्लिक्स अगर है आपके पास तो एक सीरीज़ है खाकी, ठीक है, वो देखना। मैं कह रहा हूँ अच्छी चीज़ है, आप देखना, ठीक है, आपको मोटिवेशन आएगा, जोश मिलेगा थोड़ा सा। खाकी देखना, जाके देखा करो। पता है आप लोगों को ज़रूरत है, तुम्हारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है और फिर तुम ये लड़का लड़की देखने लग जाते हो उधर, समझ रहे हो। जाके देखा करो, आज देखना, खाकी देखना जाके, अच्छी है, बहुत बढ़िया सीरीज़ है। एक यंग आईपीएस की कहानी है अमित लोढ़ा की, मोटिवेट हो जाओगे तुम देख के। फिर मुझे पता है कल तुम उठोगे कल लेट, जैसे आज मैं लेट उठा था, लेकिन पढ़ोगे फिर अच्छे से तुम। स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क स्पिन, ये क्या है चलिए बता देता हूँ। इसरो ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, किसके साथ? सोशल अल्फा के साथ। ये क्या है सोशल अल्फा? अरे सर जी एक वही है, स्टार्टअप है, ठीक है, उसके साथ किया है। क्यों? ताकि स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क स्थापित किया जा सके। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है ये, और कुछ नहीं है ना। हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, बस उसके लिए, ठीक है। लिखा हुआ देखो, इंडिया, इट इज द इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म फॉर इनोवेशन। पहला डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म होगा जो इनोवेशन नवाचार किया जाएगा, क्यूरेशन एंड वेंचर डेवलपमेंट फॉर बर्गेनिंग स्पेस एंटरप्रेन्योर सिस्टम। इसरो इंक्स MOU विद सोशल अल्फा टू एस्टैब्लिश स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क। कह रहा कि इसरो ने ना स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क स्थापित करने के लिए सोशल अल्फा के साथ में समझौता, जापान समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। स्पिन जो है इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है फॉर इनोवेशन, क्यूरेशन एंड वेंचर डेवलपमेंट फॉर बर्गेनिंग स्पेस एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम। स्पिन भारत का पहला समर्पित मंच है जो तेजी से बढ़ते अंतरिक्ष उद्यमी पारिस्थितिक तंत्र के लिए नवाचार, क्यूरेशन और उद्यम विकास के लिए समर्पित है। द टाई अप इज वन ऑफ अ काइंड पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन। तो एक किलम से पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन है दोस्तों। ये स्टार्टअप और जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज है ना, उनको भी ये क्या करेगा, आगे लेके जाएगा स्पेस सेक्टर में। स्पिन विल प्राइमरीली फोकस ऑन फैसिलिटेटिंग स्पेस टेक एंटरप्रेन्योर इन 3 डिस्टिंक्ट इनोवेशन कैटेगरी। वो 3 कैटेगरी के अंदर में ये मुख्य ध्यान देगा, फोकस करेगा। वो 3 कैटेगरी कौन सी है? पहला जियो स्पेशल टेक्नोलॉजीज, भूस्थानिक प्रौद्योगिकियां और डाउनस्ट्रीम अनुप्रयोग, डाउनस्ट्रीम एप्लीकेशन। एनेबलिंग टेक्नोलॉजी फॉर स्पेस एंड मोबिलिटी, जियो टैगिंग समझते हो ना क्या होती है? जियो स्पेशल टैगिंग है ना। एरोस्पेस मटेरियल, सेंसर और एवियोनिक्स, इनमें भी ये करेगा। तो ये इसके क्या होंगे दोस्तों? दीज आर द मुख्य काम, ये 3 सेक्टर में ये रिसर्च करेंगे। अब ये सोशल अल्फा क्या है? सोशल अल्फा जो है एक मल्टी स्टेज इनोवेशन, क्यूरेशन एंड वेंचर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है दोस्तों, साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए। स्टार्टअप्स दैट एड्रेस द मोस्ट क्रिटिकल सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल चैलेंज थ्रू द पावर ऑफ द एंटरप्रेन्योर एंड द मार्केट क्रिएटिंग इनोवेटर। अरे बेसिकली स्टार्टअप है यार ये, ठीक है, इनोवेशन का और इसका एक मंच प्रोवाइड करता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में काम करता है। 2016 में इसको स्टार्ट किया गया था। कह रहे थे कि आज तक अल्फा ने, सोशल अल्फा ने 200 स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया है, ठीक है, और साथ साथ में 60 प्लस के अंदर इसने सीड इन्वेस्टमेंट भी की है। मतलब सीड इन्वेस्टमेंट तो स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करते हैं, पैसा पहले इन्वेस्ट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, PM स्वानिधि स्कीम। यार जब कोविड के अंदर में ये जो स्ट्रीट हॉकर्स थे बेचारे, इनका बेचारा धंधा बंद हो गया था यार, लॉकडाउन लग गया था तो ये तो कुछ बेच ही नहीं सकते थे जाके। तो इनके लिए सरकार एक स्कीम लेके आई थी, PM स्वानिधि स्कीम। अभी उसको एक्सटेंड कर दिया गया और फर्दर आगे के लिए, है ना, आगे और एक्सटेंड कर दिया उसको। बढ़िया चीज़ है, बढ़िया चीज़ है। चलिए बात कर लेते हैं PM स्वानिधि। वैसे चच्चा क्या बेच रहे हैं? मूंगफली बेच रहे हैं ना ये। हाँ मूंगफली है और वो बना रहे हैं, यहाँ पे देखो गर्म करेंगे मूंगफली को। ये इन्होंने कागज़ के वो बना के रख रखे हैं। राम राम चच्चा। ये आपका आया हुआ है PIB में, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में, वहीं से हमने आज उठाया ये। तो कह रहा है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, PM स्वानिधि जिसको हम कहते हैं स्कीम, इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड बियॉन्ड मार्च 2022। इसको मार्च 2022 के बाद लिए भी बढ़ा दिया गया है। एक्सटेंशन ऑफ पेंडिंग पीरियड टिल दिसंबर 2024, तो अब इसको दिसंबर 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसमें 3rd लोन भी ऐड कर दिया। पहले 2 लोन स्टेज थी, अब तीसरी लोन की हो गई है। तीसरा लोन मिलेगा आपको 50,000 का। पहला और दूसरा जो मिलता था, पहला मिलता था 10,000 का और दूसरा मिलता था 20,000 का। तो अब इसमें 3rd लोन एक 50,000 का और मिलेगा।
इसके अलावा जो स्वनिधि से समृद्धि कंपोनेंट है वो भी यहां पे ऐड कर दिया है। और ठीक है, स्वनिधि से समृद्धि कंपोनेंट क्या था दोस्तों, ये जनवरी 2021 में लॉन्च किया था हमने, टू मैप द सोशल इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ पीएम स्वनिधि बेनिफिशियरी। जिन जिन को पीएम स्वनिधि के तहत में लोन दिया गया था, ठीक है, उनकी सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल को वो करने के लिए, मैच करने के लिए ये बनाया गया था दोस्तों। ठीक है, तो ये भी एक्सटेंड कर दिया गया है। पीएम स्वनिधि स्कीम मैंने बताया था सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर का मतलब है पूरा का पूरा पैसा केंद्र सरकार दे रही है इसके लिए। और कौन सा मंत्रालय दे रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। ये स्कीम जो है ये इकोनॉमिक स्टिमुलस, जब दूसरा आत्मनिर्भर भारत के तहत में कोरोना के टाइम पे जब सेकंड इकोनॉमिक स्टिमुलस दिया गया था तो उस समय इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, इट हैज बीन इंप्लीमेंटिंग सिंस 1 जून 2020। 1 जून 2020 से हम इसको लागू कर रहे हैं। और इसमें अफोर्डिंग वर्किंग कैपिटल दिया जा रहा है, लोन दिया जा रहा है स्ट्रीट वेंडर को, जो सड़कों पे बेचारे घूमते रहते हैं, उनको लोन वोन दिया जा रहा है इसमें, लॉकडाउन के तहत में जो प्रभावित हुए थे। माना जा रहा है 42 लाख स्ट्रीट वेंडर जो है, स्ट्रीट वेंडर जो हैं वो इससे लाभान्वित हुए हैं, उनको इससे फायदा मिला है। अच्छा दोस्तों, ये जो बैच था, ठीक है, मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा था, इस बैच की वजह से बहुत क्योस आ गया है ना, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, हम ग्राफी पे जाएं, प्लस पे जाएं, दैट्स वाई ये बैच आपका कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, मैंने ही किया है। ठीक है, क्यों किया है, क्योंकि कन्फ्यूजन इतना हो गया कि मेरा भी दिमाग फ्यूज होने लग गया है। ठीक है, जिन बच्चों ने ये एडमिशन इसमें ले लिया था उनको रिफंड मिल जाएगा, उनका आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। ठीक है, और अभी हो जाएगा, ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, कल में आज में ही आपका पैसा वापस आ जाएगा। और हम सोच रहे हैं फिर प्लस प्लेटफॉर्म जो है आपका अनअकैडमी का जिसके पास है, वहीं पर एक बैच लेके आने वाले हैं हम, गुरुकुल जनवरी में लेके आएंगे। ठीक है, पूरी टीम बन गई अब, तो गुरुकुल जो है वहीं पे आएगा। ठीक है, तो उसमें मान लो कोई बच्चा सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहता पूरे साल का, उसको सिर्फ एक बैच लेना है, क्योंकि देखो अकेले इससे कुछ होगा नहीं। और बच्चों ने यार दिमाग खा लिया, भगवान उसमें बुद्धि भ्रष्ट कर दी मेरी कि कैसे होगा, ये होगा, इतने सवाल पूछ मारे उन्होंने। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने ये खरीद लिया था या खरीदने वाले थे, तो कोई बात नहीं है, खरीद लिया तो भी आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। ठीक है, पैसे वापस हो जाएंगे आपके। और दूसरी बात, हम प्लस प्लेटफॉर्म जो है वहीं पर एक कोर्स लेके आ रहे हैं, आपका कंप्लीट कोर्स। ठीक है, तो गुरुकुल के नाम से वो मैं लेके आ रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों, आइकॉनिक और प्लस दोनों के लिए। बस आपको ध्यान रखना है मेरा कोड रहेगा सुमित 10। ठीक है, आइकॉनिक पे भी मेरा कोड रहेगा यहाँ पे सुमित 10। अब देखो, इसमें लाइव क्लास चलती है, हर हफ्ते टेस्ट होते हैं और स्ट्रक्चर कोर्स रहता है, अनलिमिटेड आप तैयारी कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो आपके टेस्ट को कोई एनालाइज करे, आपको एक्सपर्ट गाइडलाइन दे, स्टडी मटेरियल आपके घर पे पहुंच जाए, आपका स्टडी प्लान किया जाए, आपको पर्सनल गाइडेंस दिया जाए, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको आइकॉनिक कोर्स लेना पड़ता है। दोनों में मेरा कोड सेम ही रखना है, सुमित 10। ध्यान रखना, जब भी आपकी बात हो किसी अनअकैडमी के रिप्रेजेंटेटिव से, प्लीज़ मेक श्योर आप कोड क्या यूज़ करेंगे, सुमित 10। ठीक है, ये प्लस के लिए है, जीएस प्लस, ये जीएस आइकॉनिक। जीएस प्लस की फीस है 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, ये फीस है। आप मेरा कोड लगाएंगे 10% डिस्काउंट हो जाएगा। ये आइकॉनिक है 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, आप मेरा कोड लगाएंगे 10%, ये डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, सो ऑन दिस नोट, ये ऑप्शनल का है, बस ध्यान रखना है आपको, मेरा कोड सुमित 10 है। बाकी जुड़े रहिए दोस्तों मेरे से, और जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको पता है मेरा टेलीग्राम चैनल है, इससे जुड़ जाइए। ऑन दिस नोट दोस्तों, वी आर एंडिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।